हेलो फ्रेंड्स। और आज की इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पास्कल्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। इसका एप्लीकेशंस जैसे कि हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक्स में इसका यूज़ किया जाता है। तो कैसे यूज़ करते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पास्कल्स लॉ की। दिस लॉ वाज डिस्कवर्ड बाय अ फ्रेंच साइंटिस्ट ब्लेज पास्कल इन 16th सेंचुरी। 16वीं शताब्दी की बात है जब फ्रेंच के रहने वाले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ब्लेस पास्कल। इन्होंने एक लॉ डेवलप किया था, एक लॉ की डिस्कवरी करी थी 16वीं शताब्दी में। उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो इनका स्टेटमेंट क्या था? तो सबसे पहले हम लोग पास्कल्स लॉ के बारे में बात करते हैं, इसके स्टेटमेंट या इनके प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं। तो इन्होंने क्या क्या स्टेटमेंट दिया था? तो इन्होंने फर्स्ट स्टेटमेंट दिया था, द प्रेशर एक्सर्टेड एट एनी पॉइंट ऑन एन इनक्लोज्ड लिक्विड इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। कोई भी लिक्विड हो, कोई भी लिक्विड हो, अगर वो इनक्लोज्ड है अर्थात किसी बाउंड्री के अंदर में बंद है या पैक्ड है, तो उस सिचुएशंस में लिक्विड के द्वारा उस कंटेनर के हर एक पॉइंट पर सभी डायरेक्शन में क्या लगाता है? इक्वल फोर्स एक्सर्टेड करता है। इक्वल फोर्स एक्सर्टेड करता है। उस फोर्स की वजह से जो प्रेशर एक्सर्टेड होता है वो इक्वल होता है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, कोई भी लिक्विड अगर इनक्लोज्ड फॉर्म में है तो वो लिक्विड क्या करता है? उस कंटेनर के हर एक पॉइंट पर सभी डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करता है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट था उनका। सेकेंड स्टेटमेंट उनका था, द प्रेशर इन लिक्विड और फ्लूइड एट रेस्ट इज सेम एट ऑल पॉइंट इफ वी इग्नोर द ग्रेविटी का इफेक्ट। ग्रेविटी का इफेक्ट अगर हम लोग इग्नोर करें, किसी भी कंटेनर में अगर हमारे पास लिक्विड या फ्लूइड भरा हुआ है और वो रेस्ट स्टेट में है, और अगर वहाँ पर हम लोग ग्रेविटी के इफेक्ट को इग्नोर करें, तो वहाँ पर उस कंटेनर में, जिस कंटेनर में फ्लूइड है, या फिर हम लोग उस कंटेनर में किसी बॉडी को इमर्ज करा देते हैं, तो उस बॉडी के ऊपर फ्लूइड के द्वारा या लिक्विड के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्टेड होगा वो इक्वल होगा सभी डायरेक्शंस में। थर्ड स्टेटमेंट उनका था, दिस लॉ टेल्स एस हाउ प्रेशर कैन बी ट्रांसमिटेड इन अ फ्लूइड। और पास्कल्स लॉ ही हमको ये बताता है कि प्रेशर जो है फ्लूइड के थ्रू कैसे ट्रांसमिट होता है। दिस लॉ टेल्स अस हाउ प्रेशर कैन बी ट्रांसमिटेड इन फ्लूइड। जो प्रेशर है वो फ्लूइड में कैसे ट्रांसमिट हो सकता है, इसके बारे में भी हमको बताता है पास्कल्स लॉ। तो ये रहे पास्कल्स के स्टेटमेंट। अगर इन्हीं स्टेटमेंट को अगर हम लोग मैथमेटिकली समझें तो इसका मैथमेटिकल फॉर्म होता है एफ ए इज इक्वल्स टू एफ बी इज इक्वल्स टू एफ सी इज इक्वल्स टू एफ डी, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं पी ए इज इक्वल्स टू पी बी इज इक्वल्स टू पी सी इज इक्वल्स टू पी डी। यहाँ पर बोलने का मतलब ये है, जैसे कि हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ये हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में एक बॉडी को हम लोग इमर्ज करा देते हैं। तो ये फ्लूइड या लिक्विड जो है क्या करता है, इस बॉडी के हर एक क्रॉस सेक्शन पर, हर एक क्रॉस सेक्शन एरिया में इक्वल फोर्स एक्सर्ट करता है, और इसी इक्वल फोर्स की वजह से हर एक क्रॉस सेक्शन एरिया में इस बॉडी के इक्वल प्रेशर एक्सर्ट होता है। तो यहाँ पर इस वाले क्रॉस सेक्शन एरिया में इस वाले सभी क्रॉस सेक्शन एरिया में जो फोर्स एक्सर्टेड होता है उसको हम लोग यहाँ पर लिख दिए हैं, जो कि सभी डायरेक्शन में इक्वल है। और इसी फोर्स की वजह से इस बॉडी के ऊपर जो प्रेशर एक्सर्टेड होता है वो है पी ए पी बी पी सी पी डी, ये भी इक्वल होता है। और इसी स्टेटमेंट को क्या कहा जाता है? पास्कल्स लॉ कहा जाता है। इसको हम लोग एक बलून के एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक बलून है और इस बलून में हम लोग क्या कर देते हैं? वाटर या किसी भी लिक्विड को भर देते हैं। जब हम लोग इसको फिल करते हैं वाटर के थ्रू, और हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा छेद कर देते हैं 1 2 3 4, यहाँ पर हम लोग इसमें होल कर देते हैं, तो यहाँ से लिक्विड जो है बाहर निकलने लगती है, वाटर बाहर निकलने लगती है, और सभी का प्रेशर जो है लगभग इक्वल होता है। सभी का प्रेशर क्या होता है? लगभग इक्वल होता है। तो इसी को क्या कहा जाता है? पास्कल्स लॉ कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग बात करेंगे, इसको प्रूफ करके देखते हैं। अभी हम लोगों ने स्टेटमेंट में देखा कि पास्कल्स ने बोला था कि किसी भी इमर्ज फ्लूइड जो है कंटेनर के ऊपर या किसी भी बॉडी के ऊपर इक्वल फोर्स एक्सर्टेड करता है। मतलब
ये स्टेटमेंट को अभी हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए पास्कल्स ने सबसे पहले एक कंटेनर कंसीडर किया। इस कंटेनर में उन्होंने फ्लूइड को फिलअप कर दिया। फ्लूइड को फिलअप करने के बाद उन्होंने एक प्रिज्म लिया था। प्रिज्म कैसा प्रिज्म लिया था? राइट एंगल प्रिज्म। राइट एंगल प्रिज्म का मतलब यहाँ पर इस शेप का प्रिज्म था जिसमें एटलीस्ट वन एंगल जो है क्या होता है? 90 डिग्री होता है। तो ये हमारे पास क्या है? एक राइट एंगल प्रिज्म है। जैसे इसको फ्लूइड के ऊपर मर्ज करवाते हैं तो यहाँ पर इस वाले क्रॉस सेक्शन एरिया में और इस वाले क्रॉस सेक्शन एरिया में और इस वाले क्रॉस सेक्शन एरिया में इक्वल फोर्स एक्सर्टेड होता है फ्लूइड की वजह से। तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि इस वाले एरिया में, इस वाले एरिया का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इसको हम लोग ए कंसीडर कर लेते हैं, और इस वाले एरिया का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इसको AC, और इस वाले एरिया का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इसको हम लोग AB कंसीडर कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है AB कंसीडर कर लेते हैं। और इस वाले क्रॉस सेक्शन एरिया में जो फोर्स एक्सर्टेड होता है वो FA है। इस वाले क्रॉस सेक्शन एरिया में जो फोर्स एक्सर्टेड होता है वो FB है, और इस वाले क्रॉस सेक्शन एरिया में जो फोर्स एक्सर्टेड होता है वो है FC। तो इसी को यहाँ पर आप लोगों को लिखना है। FA FB FC क्या चीज़ है? AA AB AC क्या चीज़ है? ये सारा चीज़ आप लोग को एक्सप्लेन करके लिखना है। और ABC यहाँ पर क्या चीज़ है? राइट एंगल प्रिज्म है। आगे बढ़ते हैं। अब इसी डायग्राम को अगर हम लोग यहाँ पर एक बार रीड्रॉ कर दें तो ये है हमारे पास प्रिज्म ABC, ये हमारे पास प्रिज्म है। और अगर इस प्रिज्म को हम लोग ध्यान से देखें तो इस डायरेक्शन में ये फोर्स है, इस डायरेक्शन में ये फोर्स है, इस डायरेक्शन में ये फोर्स है। अगर इसमें से इस वाले फोर्स का अगर हम लोग कंपोनेंट लें, इस वाले फोर्स का अगर हम लोग कंपोनेंट लें तो एक कंपोनेंट इधर लेंगे और एक कंपोनेंट इधर लेंगे। तो हम लोगों को मैथमेटिक्स रूल के अकॉर्डिंग पता है अगर यहाँ पर थीटा एंगल है तो इसके ऊपर अगर इसके सरफेस में अगर हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर इसके पास में जो यहाँ पर जो एंगल है ये भी एंगल इसी एंगल के इक्वल होगा। ऐसा हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को पता है इस वाले फोर्स का कंपोनेंट क्या हो जाएगा? यहाँ पर थीटा, और जहाँ पर थीटा रहता है यहाँ पर क्या कंसीडर किया जाता है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कंसीडर किया जाता है। और जहाँ पर एंगल नहीं बनता है वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? वर्टिकल कंपोनेंट कंसीडर करते हैं। तो इसलिए ये वाला जो फोर्स है FB, इसका हम लोग दो कंपोनेंट ले लिए हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। और किसी किसी को कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि इसको हम लोग क्यों हॉरिजॉन्टल, इसको क्यों वर्टिकल लिए, जबकि इसको हम लोग को हॉरिजॉन्टल लेना चाहिए और इसको वर्टिकल लेना चाहिए। तो इसका रीज़न है जहाँ पर एंगल होता है वहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कंसीडर करते हैं, और यहाँ पर ये एंगल किस लिए आया? क्योंकि ये वाला एंगल जितना होगा उतना ही ये वाला एंगल होगा। आई होप ये सारा चीज़ आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं? नाउ फ्रॉम प्रिज्मेटिक इक्विलिब्रियम। प्रिज्मेटिक इक्विलिब्रियम बोलने का मतलब ये है यहाँ पर इस एरिया में और इस एरिया में जो फोर्स एक्सर्टेड हो रहा है ये इक्वल है, उसी को बोला जाता है प्रिज्मेटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करें, इस वाले फिगर से अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करें तो यहाँ पर FA को हम लोग किसके इक्वल लिख सकते हैं? FB cos थीटा के इक्वल लिख सकते हैं। अब ऐसा क्यों? FA को मैं FB cos थीटा के इक्वल क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि ये वाला जो फोर्स है इसको कौन कैंसिल आउट कर रहा है? ये वाला फोर्स। यहाँ पर देखो FB cos थीटा, इसका डायरेक्शन क्या है? इधर है, और FA का डायरेक्शन क्या है? इधर है। तो ये दोनों का मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो इक्वल होगा ना, इसी को कहा जाता है प्रिज्मेटिक इक्विलिब्रियम। उसी प्रकार इसको हम लोग लिख सकते हैं FA इज इक्वल्स टू FB cos थीटा, इसको इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेते हैं। अब इसी प्रकार इस वाले फोर्स को अगर हम लोग ध्यान से देखें FC, तो ये किसको बैलेंस कर रहा है? ये किसको इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश कर रहे हैं? तो इस वाले फोर्स को FB sin थीटा को। क्यों? क्योंकि FB sin थीटा का डायरेक्शन क्या है? इधर है, और FC का डायरेक्शन किधर है? इधर है। तो ये दोनों एक दूसरे को इक्विलिब्रियम में करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर प्रिज्मेटिक इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट से FC इज इक्वल्स टू FB sin थीटा का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। और इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड को हटाकर FC इज इक्वल्स टू FB sin थीटा। ये है इक्वेशन नंबर 2। आगे देखते हैं एंड फ्रॉम प्रिज्मेटिक जियोमेट्रिक। यहाँ पर अभी हम लोग इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट से देख रहे थे तो हम लोग को मिला इक्वेशन नंबर 1 और 2। अब हम लोग जियोमेट्रिकली देखेंगे। अगर हम लोग इस फिगर को जियोमेट्रिकली देखें
तो यही फिगर को हम लोग यहाँ पर फिर से ड्रॉ कर दिए। अगर यहाँ पर ये एंगल है तो इसका सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, इसका जस्ट नीचे वाला क्या होगा, बेस होगा, और जो बच जाता है वो क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा। तो अगर हम लोग प्रिज्मेटिक जियोमेट्रिकल का कॉन्सेप्ट लगाएं यहाँ पर, तो हम लोग को मिल जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू। चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर इस फिगर में हमारे पास क्या था, इस फिगर को एक बार रीड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पर ये था ए, ये था बी, ये था सी, यहाँ पर थीटा था, ये हाइपोटेनियस था, ये परपेंडिकुलर था, ये बेस। अगर हम लोग कॉस थीटा का कॉन्सेप्ट लगाए तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और बेस को हम लोग क्या ले रखे हैं, बेस को हम लोग यहाँ पर इस वाले क्रॉस सेक्शन एरिया का एरिया हम लोग ले रखे थे ए, और इस वाले क्रॉस सेक्शन एरिया का एरिया ले रखे थे हम लोग ए बी, और इस वाले एरिया का क्रॉस सेक्शन एरिया हम लोग ले रखे थे ए सी। तो यहाँ पर बेस का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, ए होगा, और हाइपोटेनियस का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, ए बी होगा। इसी प्रकार इस इक्वेशंस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए को यहीं रखते हैं और ए बी को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो यहाँ से मिल जाएगा ए इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा मिल जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 कंसिडर कर लेते हैं। इसी प्रकार इस जियोमेट्रिकल प्रिज्म में अगर हम लोग साइन थीटा का कॉन्सेप्ट लगाएं तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर का एरिया हम लोग क्या कंसिडर कर रखे हैं, ए सी, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा ए सी, और हाइपोटेनियस के लिए क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। और इसी इक्वेशंस को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए सी को यहीं रखते हैं, ए बी को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो हमको मिल जाता है ए सी इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 4 कंसिडर कर लेते हैं। अब आगे हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 को डिवाइड कर देते हैं। ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 4, और इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या था, इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास था एफ सी इज इक्वल्स टू एफ बी साइन थीटा। तो दोनों को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद हम लोग को मिल जाएगा एफ सी अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू एफ बी साइन थीटा अपॉन एफ बी साइन थीटा। सॉरी फॉर दैट, यहाँ पर ये ए सी है और यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4 है। इक्वेशन नंबर 4 में ए सी इज इक्वल्स टू ए बी है, तो ये यहाँ पर ए बी होगा। इसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, है ना, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पर साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें आगे मिल जाएगा एफ बी अपॉन ये भी ए बी होगा। तो यहाँ पर एफ बी अपॉन ए बी मिल गया। इसी को रीअरेंज करके लिख देते हैं, एफ सी इज इक्वल्स टू एफ सी अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू एफ बी अपॉन ए बी हो जाएगा ये, है ना। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 5 कंसिडर कर लेते हैं। इसी प्रकार अब हम लोग इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3 से। इसको भी एक बार मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 को 3 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये है इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन नंबर 3 आगे है, ये है इक्वेशन नंबर 3 ये वाला। तो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 1 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमको मिल जाएगा एफ ए अपॉन ए एफ बी कॉस थीटा अपॉन ए बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा एफ बी और यहाँ से मिलेगा ए बी। तो इसी को रीअरेंज करके लिखेंगे तो हमको मिल जाएगा एफ ए अपॉन ए इज इक्वल्स टू एफ बी अपॉन ए बी। इसको इक्वेशन नंबर 6 कंसिडर कर लेते हैं। अब हम लोग को ये जो इक्वेशन नंबर 5 मिला है और इक्वेशन नंबर 6 मिला है, दोनों को हम लोग क्या कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं। क्यों इक्वेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एफ बी अपॉन ए बी है और यहाँ भी एफ बी अपॉन ए बी है। तो इस प्रकार से एफ ए अपॉन ए इज इक्वल्स टू एफ बी अपॉन ए बी और एफ सी अपॉन ए सी लिख सकते हैं। और प्रेशर का डेफिनेशन हम लोग को पता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो यहाँ पर इसको हम लोग लिख सकते हैं पी ए, इसको हम लोग लिख सकते हैं पी बी और इसको लिख सकते हैं पी सी। और इसी को क्या कहा जाता है, पास्कल्स लॉ कहा जाता है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ। पास्कल्स लॉ हमें क्या कहता है, किसी भी कंटेनर के अंदर में अगर लिक्विड भरा हुआ है और अगर यहाँ पर किसी भी कंटेनर के अंदर में, ये बलून भी हो सकता है, ये पॉलीथीन भी हो सकता है, ये कुछ भी कंटेनर हो सकता है, अगर इसके अंदर वाटर या फ्लूइड भरा हुआ है तो ये फ्लूइड क्या करता है या ये लिक्विड क्या करता है, इस कंटेनर के हर एक पॉइंट पर हर एक डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर एक्सर्टेड करता है, और ये वही प्रेशर है। इसका एग्जाम्पल हम लोग बलून के द्वारा समझे थे। तो यहाँ पर ये पास्कल्स लॉ जो है कंप्लीट होता है। पास्कल्स लॉ का स्टेटमेंट देखे हैं और उसका प्रूफ भी देख लिए हैं। अब यहाँ पर ये जो प्रूफ करवाया हूँ, इसी को हम लोग दूसरे मेथड से भी प्रूफ कर सकते हैं।
और इस मेथड में हम लोगों को क्या करना है, डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर जियोमेट्रिकल का कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो cos थीटा का वैल्यू हम लोग को मिल जाता है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो इक्वेशन नंबर 1 मिल जाता है, इक्वेशन नंबर 2 मिल जाता है, ठीक है। और उसी प्रकार ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को अप्लाई करते हैं एरिया के कॉन्सेप्ट से। पहले हम लोग यहाँ पर फोर्स के कॉन्सेप्ट से एरिया, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के कॉन्सेप्ट को फोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई किए तो इक्वेशन 1 और 2 मिला, और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को एरिया के कॉन्सेप्ट से अगर अप्लाई करेंगे तो हम लोग को इक्वेशन नंबर 3 मिलेगा और इक्वेशन नंबर 4 मिलेगा, इक्वेशन नंबर 3 मिलेगा और इक्वेशन नंबर 4 मिलेगा। फिर यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 और 4 को डिवाइड करने पर हमको इक्वेशन 5 मिलेगा और 1 और 3 को डिवाइड करने पर इक्वेशन नंबर 6 मिलेगा, तब भी हम लोग को आंसर वही मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग इस मेथड से भी पास्कल्स लॉ को प्रूफ कर सकते हैं, बट आप लोगों को फर्स्ट वाला मेथड फॉलो करना है, ठीक है। ये वाला जो मेथड है मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा बताया हूँ, दोनों में से किसी भी एक मेथड को फॉलो कर सकते हो, लेकिन इससे पहले वाला मेथड जो है ज़्यादा ऑथेंटिक है, ठीक है, क्योंकि वो एनसीईआरटी और रेफरेंस बुक में दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग बात करते हैं पास्कल्स लॉ के एप्लीकेशंस के बारे में, या पास्कल्स लॉ को एक्सपेरिमेंटल कैसे वेरीफाई किया जा सकता है। तो आगे हम लोग देखते हैं पास्कल्स लॉ के अंदर में एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ। हम लोग कंसीडर कर लेते हैं ये हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें वाटर भरा हुआ है और यहाँ पर एक पिस्टन लगा हुआ है, और यहाँ पर ये जो पिस्टन है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और यहाँ पर इस पिस्टन के द्वारा जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो एफ है। इसी प्रकार यहाँ पर एक और क्रॉस सेक्शन एरिया है, यहाँ पर एक और क्रॉस सेक्शन एरिया है जो कि इस वाले क्रॉस सेक्शन एरिया का कितना डबल है, और यहाँ पर जो पिस्टन के द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है वो 2F है, अर्थात इस वाले फोर्स का डबल है। कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पर एक और क्रॉस सेक्शन एरिया है जो कि इस वाले क्रॉस सेक्शन एरिया का क्या है, हाफ है, और यहाँ पर ये जो पिस्टन के द्वारा जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है ये कितना है, इस वाले फोर्स का हाफ है। तब हम लोग को यहाँ पर बताना है कि पास्कल्स लॉ एप्लीकेबल है या नहीं। तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, हमारे पास 3 रीजन है, इस वाले पिस्टन को हम लोग रीजन ए कंसीडर कर लेते हैं, इस वाले रीजन को हम लोग रीजन बी कंसीडर कर लेते हैं और इस वाले पिस्टन को हम लोग रीजन सी कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग रीजन ए की बात करें तो यहाँ पर अगर प्रेशर का डेफिनेशन लगाएं तो पी ए इज इक्वल्स टू एफ अपॉन ए मिलेगा, इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं। इसी प्रकार अगर हम लोग रीजन बी की बात करें तो पी बी इज इक्वल्स टू 2F अपॉन 2A मिलेगा, तो 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो F अपॉन A मिल जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लेते हैं। इसी प्रकार अगर हम लोग थर्ड रीजन सी वाले रीजन की बात करें तो पी सी इज इक्वल्स टू F अपॉन 2 अपॉन में A बाई 2 आएगा और यहाँ पर 2 फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर से हमको क्या मिल जाएगा, F अपॉन A मिल जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 3 कंसीडर कर लेते हैं। अब इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को अगर ध्यान से देखें तो तीनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि पी ए इज इक्वल्स टू पी बी इज इक्वल्स टू पी सी, अर्थात यहाँ पर इस वाले पिस्टन के द्वारा और इस वाले पिस्टन के द्वारा और इस वाले पिस्टन के द्वारा यहाँ पर वाटर के ऊपर जो प्रेशर एक्सर्टेड हो रहा है तीनों ही एक दूसरे के क्या होगा, इक्वल होगा, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ। अब आगे बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ के बारे में, या इसी को हाइड्रोलिक मशीन्स के बारे में भी जाना जाता है। हाइड्रोलिक मशीन्स को 2 टाइप से कैटेगराइज किया जाता है, एक हाइड्रोलिक लिफ्ट होता है और एक हाइड्रोलिक ब्रेक होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट के बारे में। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट में पास्कल्स लॉ कैसे एप्लीकेबल होता है इस चीज़ को हम लोग अभी चेक करने वाले हैं, मतलब हाइड्रोलिक लिफ्ट के लिए हम लोग पास्कल्स लॉ को प्रूफ करेंगे, ठीक है, या हाइड्रोलिक लिफ्ट कैसे वर्क करता है इसको पास्कल्स लॉ का यूज़ करके हम लोग समझेंगे। तो इसके लिए हम लोग कंसीडर कर लेते हैं ये हमारे पास एक कंटेनर है, स्कीमेटिक डायग्राम इलस्ट्रेटिंग द प्रिंसिपल बिहाइंड द हाइड्रोलिक लिफ्ट, अ डिवाइस यूज्ड लिफ्ट हैवी लोड्स। जैसे कि आप लोग को पता होगा जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं या शोरूम होता है, चाहे वो कार शोरूम हो, चाहे 2 व्हीलर शोरूम हो, कोई सा भी शोरूम हो या इंडस्ट्री हो, वहाँ पर बड़े बड़े भारी हैवी बॉडीज़ को
लिफ्ट करने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल करते हैं, इसी को हाइड्रोलिक लिफ्ट कहते हैं। तो ये कैसे वर्क करता है, इसी के वर्किंग प्रोसीजर को हम लोग समझने वाले हैं। तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ये हमारे पास एक कंटेनर है और यहाँ पर एक सिलिंड्रिकल लगा होता है, यहाँ पर उस सिलिंड्रिकल को हम लोग C1 कंसिडर कर लेते हैं और यहाँ पर भी एक सिलिंड्रिकल लगा होता है जिसको C2 कंसिडर कर लेते हैं और इनके बीच में फ्लूइड भरा होता है। क्या भरा होता है? फ्लूइड या फिर लिक्विड भरा होता है, ऐसा कंसिडर कर लेते हैं। और इस वाला ये वाला जो टर्म्स है इसके क्रॉस सेक्शन एरिया को हम लोग A1 कंसिडर कर लेते हैं और ये वाला जो सिलिंड्रिकल रीजन है इसके क्रॉस सेक्शन एरिया को हम लोग A2 कंसिडर कर लेते हैं। और यहाँ पर एक पिस्टन लगा होता है, इस पिस्टन के द्वारा हम लोग F1 फोर्स अप्लाई करते हैं और यहाँ पर एक पिस्टन लगा होता है, इधर से जब हम लोग इस पिस्टन के थ्रू फोर्स लगाते हैं F1 तो यहाँ पर इसके अपोजिट आउटसाइड यहाँ पर फोर्स एक्सर्टेड होता है, तो इस फोर्स को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं F2। और यहाँ पर जो प्रेशर एक्सर्टेड होता है ये प्रेशर P1 है और यहाँ पर जो प्रेशर एक्सर्टेड होता है ये P2 है। और यहाँ पर एक हैवी बॉडी का एग्जांपल है कार, यहाँ पर कार को हम लोग शिफ्ट कर दी है और इधर से जब हम लोग फोर्स लगाते हैं तो इस फोर्स की वजह से ये कार क्या हो जाता है? लिफ्ट हो जाता है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, इस रीजन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ का क्रॉस सेक्शन A1 जो है, यहाँ के क्रॉस सेक्शन एरिया A2 से क्या होता है? लेस देन होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग यहाँ पर प्रूफ करते हैं कि यहाँ पर एरिया कम है, यहाँ पर एरिया ज़्यादा है और यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ये फोर्स का वैल्यू कम है और इस फोर्स का ज़्यादा है, वैल्यू मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये F2 फोर्स का मैग्नीट्यूड F1 से ज़्यादा कैसे होता है? क्यों ज़्यादा होता है? और ये ज़्यादा होता है ये वाला फोर्स इसी वजह से, यहाँ पर हम लोग को ज़्यादा फोर्स लगाना नहीं पड़ता है, केवल हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं और इस थोड़े से फोर्स की वजह से यहाँ पर हैवी बॉडी जो है स्ट्रांग फोर्स प्रोड्यूस होने के कारण लिफ्ट हो जाता है। तो इन्हीं दोनों कंडीशंस के ऊपर अभी हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग बात करते हैं प्रूफ के बारे में। तो अभी जो डायग्राम मैंने आप लोगों को दिखाया था उसके बारे में थोड़ा डिटेल लिख लेना है। F1 F2 यहाँ पर क्या चीज़ है? फोर्स है जो कि पिस्टन के द्वारा एक्सर्टेड किया जा रहा है। ये हम लोग के द्वारा अप्लाइड फोर्स है और ये एक्सर्टेड फोर्स है। और यहाँ पर P1 अप्लाइड प्रेशर है, P2 यहाँ पर एक्सर्टेड प्रेशर है, C1 C2 यहाँ पर सिलिंड्रिकल है जहाँ पर पिस्टन को फिट करके रखा गया है, A1 A2 यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया है दोनों रीजन का। अब हम लोग को पता है पास्कल्स लॉ हमको ये बोलता है कि P1 P2 जो रीजन 1 में और रीजन 2 में जो प्रेशर एक्सर्टेड हो रहा है वो कांस्टेंट होता है, अर्थात इसको हम लोग P के इक्वल कंसीडर कर लेते हैं। अब हम लोग को प्रेशर का डेफिनेशन पता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो पहले वाले रीजन के लिए प्रेशर हम लोग लिख सकते हैं F1 अपॉन A1 और दूसरे वाले रीजन के लिए हम लोग प्रेशर का डेफिनेशन लिख सकते हैं F2 अपॉन A2। ठीक है, ये हम लोग कहाँ से लिखें? ये हम लोग लिखें पास्कल्स लॉ से। तो इस वाले फॉर्मूले से अगर मैं F1 को यहीं रखता हूँ, A1 को इधर ट्रांसफर करता हूँ तो इस फॉर्मूले को मैं लिख सकता हूँ F1 इज इक्वल टू F2 A1 अपॉन A2 लिख सकता हूँ। और अगर मैं F1 A1 को यहीं रहने देता हूँ और ये A2 को मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूं तो इसी फॉर्मूले को मैं क्या लिख सकता हूं? F2 इज इक्वल टू F1 A2 अपॉन A1 लिख सकता हूं। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लेता हूं। और ये वाला जो फोर्स है ये हमको बताता है स्मॉल पिस्टन के लिए फोर्स। जब भी हम लोग को कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि कोई भी कंटेनर है हमारे पास और उसमें 2 पिस्टन लगा हुआ है और स्मॉल पिस्टन के द्वारा अगर हम लोग को फोर्स कैलकुलेट करना है तो इसी फॉर्मूले का हम लोग यूज़ करेंगे। तो याद रखिएगा स्मॉल पिस्टन के केस में जो फोर्स होगा F1 इज इक्वल टू F2 A1 अपॉन A2 होगा। उसी प्रकार अगर लार्ज किसी भी डिवाइस में अगर 2 से मोर पिस्टन लगा हुआ है और हमको लार्ज पिस्टन के लिए फोर्स कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है तो याद रखिएगा F2 इज इक्वल टू F1 A2 अपॉन A1 होता है फोर्स ऑन लार्ज पिस्टन। अब यहाँ पर डायग्राम को देखकर ही हम लोग बताए थे, डायग्राम को देखकर ही हम लोग ऑब्जर्व किए थे कि ये वाला जो पिस्टन है और ये वाला जो पिस्टन है यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन एरिया है A1 जो है ग्रेटर देन होता है A2 से, A1 जो है ग्रेटर देन होता है A2 से। ठीक है, तो इसी कंडीशंस को हम लोग अप्लाई करेंगे। तो इसी को मैं यहाँ पर लिखा हूँ A1 और A2 क्या होता है यहाँ पर A1 जो है लेस देन होता है A2 से। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ से मैं लिख सकता हूँ F1 लेस देन होगा F2 से। इस वाले रिलेशन से मैं लिख सकता हूँ F1 लेस देन होगा F2 से।
ये कैसे? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस वाले कॉन्सेप्ट से F1 को हम लोग लिख सकते हैं P1 A1। तो यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि F1 जो है किसके प्रपोजनल है, A1 के प्रपोजनल है, इसलिए A को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ F1 से। उसी प्रकार F2 जो है प्रपोजनल होता है A2 के। क्यों? क्योंकि प्रेशर P1 P2 तो ये कांस्टेंट है ना, तो इसलिए हम लोग F2 को प्रपोजनल लिख सकते हैं A2 के। इसलिए मैं A1 को रिप्लेस कर देता हूँ F1 से और A2 को रिप्लेस कर देता हूँ मैं F2 से। तो इस प्रकार यहाँ से प्रूफ हो जाता है कि फोर्स जो है, ये वाला फोर्स जो है लेस देन होगा और ये वाला फोर्स जो है ग्रेटर देन होगा। इसी वजह से हम लोग F1 फोर्स अप्लाई करते हैं, कम फोर्स अप्लाई करते हैं, उसके बाद भी F2 फोर्स का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है और वो हैवी बॉडी को क्या कर लेता है, लिफ्ट कर लेता है। तो यहाँ पर ये प्रूफ हो गया है और इसी को मुझे प्रूफ करना था। तो इस प्रकार से यहाँ पर पास्कल्स लॉ क्या होता है, हाइड्रोलिक लिफ्ट जितने भी इंडस्ट्री या जहाँ जहाँ पर हैवी बॉडी को स्मॉल फोर्स अप्लाई करके उसको लिफ्ट किया जाता है, वहाँ पर हम लोग को पास्कल्स लॉ देखने को मिल जाता है। Therefore the piston is capable of supporting a large force, large weight of say car, truck placed on the platform। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। आई होप ये सारा पॉइंट आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग पास्कल्स लॉ का पास्कल्स लॉ से रिलेटेड कुछ एग्जांपल कर लेते हैं जो कि आप लोग के एनसीईआरटी में दे रखा है। एग्जांपल 10.5 बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इससे आप लोगों को अभी जो हम लोग पास्कल्स लॉ का फॉर्मूला देखे थे, अभी जो एप्लीकेशंस देखे थे, हाइड्रोलिक लिफ्ट, ये सारा चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 syringes of different cross section without needle filled with water are connected with a tightly fitted rubber tube filled with water। यहाँ पर सिरिंज का मतलब क्या है, जो डॉक्टर लोग इंजेक्शंस लगाते हैं तो उन लोग क्या यूज़ करते हैं, नीडल यूज़ करते हैं। और इस नीडल को किस में लगा कर रखते हैं, इस नीडल को जिसमें लगा कर रखते हैं उसको कहा जाता है सिरिंज, जो कि कुछ इस प्रकार का शेप होता है, और इसमें एक पिस्टन जैसा कुछ इस शेप का लगा रहता है। तो ये है नीडल और ये है सिरिंज। तो यहाँ पर हमको बोला जा रहा है कि बिना नीडल का हमारे पास क्या है, 2 सिरिंज है और जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, डिफरेंट है। और ये सिरिंज हमारे पास कितने हैं, 2 हैं, और दोनों को एक रबर ट्यूब में क्या कर दिया जाए, इसमें वाटर फिलअप करके इसको फिट कर दिया जा रहा है, ऐसा बोला जा रहा है। तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं ये हमारे पास एक रबर का ट्यूब है, ये एक रबर का ट्यूब है और इसमें वाटर फिलअप है, और एक सिरिंज को हम लोग यहाँ पर फिट कर देते हैं। तो हम लोग कंसीडर करते हैं ये एक सिरिंज है, ठीक, ये एक सिरिंज है और इसमें ये पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर एक और सिरिंज है, इसमें भी पिस्टन लगा हुआ है कुछ इस प्रकार का, ठीक है। ये हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। और ये हमारे पास क्या है, रबर का ट्यूब है जिसमें ये दोनों क्या है, इसमें फिट कर दिए हैं, इसको टाइटली फिट कर दिए हैं, ठीक। और यहाँ पर दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया को मैं अलग अलग बनाया हूँ क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन में दे रखा है डिफरेंट क्रॉस सेक्शन, इस वजह से इसका क्रॉस सेक्शन अलग है, इसका क्रॉस सेक्शन अलग है। आगे देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ स्मॉलर पिस्टन एंड लार्जर पिस्टन आर 1 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो जो छोटा वाला जो पिस्टन है, स्मॉलर पिस्टन है, इसका डायमीटर मतलब इस वाले, ये पिस्टन है हमारे पास, ये P1 कंसीडर कर लेते हैं, इसको हम लोग P2 कंसीडर कर लेते हैं। तो इस वाले पिस्टन का जो डायमीटर है इसको हम लोग को दे रखा है 1 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 1 सेंटीमीटर। और लार्ज पिस्टन का हम लोग को डायमीटर दे रखा है 3 सेंटीमीटर। तब आगे हम लोग को क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में देख लेते हैं। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द लार्जर पिस्टन व्हेन द फोर्स ऑफ द 10 न्यूटन इज अप्लाइड टू द स्मॉलर पिस्टन। तब ये वाला जो स्मॉल पिस्टन है, क्या फाइंड आउट करना है हम लोग को, लार्ज पिस्टन है उसके द्वारा कितना फोर्स एक्सर्टेड होगा ये बोला जा रहा है। जब हम लोग ये छोटा वाला जो पिस्टन है इसके द्वारा हम लोग कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, 10 न्यूटन का। तो यहाँ पर जो लार्ज पिस्टन है इसके ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट होगा, मतलब F2 का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। आगे क्या लिखा है, सेकेंड बी, इफ़ द स्मॉलर पिस्टन इज पुश्ड
इज थ्रू 60 सेंटीमीटर। अब ये जो स्मॉल वाला जो पिस्टन है P1, इसको हम लोग क्या करते हैं, नीचे की तरफ पुश करते हैं। कितना पुश करते हैं, तो L इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर तक। इसको मैं L1 कंसिडर कर लेता हूँ लेंथ। यहाँ पर ये जो सिरिंज है इसमें रीडिंग लिखा हुआ रहता है कितना सेंटीमीटर ये अंदर जाएगा, तो इसकी लेंथ को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं L1। उसी प्रकार ये दूसरा वाला जो सिरिंज है, ये इसमें जो पिस्टन लगा हुआ है, हाउ मच डज द लार्जर पिस्टन मूव आउट। जब हम लोग इसको प्रेस करेंगे तो जाहिर सी बात है इसका प्रेशर का इफेक्ट इसके ऊपर पड़ेगा, तो ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो जब ये ऊपर की तरफ मूव करेगा तो इसमें इसके लेंथ में कितना चेंज होगा, ये पिस्टन जो है कितना बाहर निकलेगा, दैट मीन्स हमको यहाँ पर L2 का कैलकुलेट करना है। आई होप ये क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हम लोगों को दो चीज़ कैलकुलेट करना है। यहाँ पर जो लार्जर पिस्टन है इसके ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट होगा इस फोर्स की वजह से, और यहाँ पर इस वाले लेंथ में जो चेंज करे हैं पिस्टन छोटा पिस्टन के द्वारा, तो लार्ज पिस्टन में कितना डिस्प्लेसमेंट या कितना ये बाहर की तरफ निकलेगा ये कैलकुलेट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें सिंस प्रेशर इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड थ्रू आउट द फ्लूइड, तो यहाँ पर हम लोगों को पता है जो कोई भी फ्लूइड जो है जब वो ट्रांसमिट होता है या उसमें जो प्रेशर जो है ट्रांसमिट होता है फ्लूइड के थ्रू, तो उसके लिए जो फोर्स एक्सर्टेड होता है अब भी जस्ट हम लोग कैलकुलेट किए थे, F2 इज इक्वल्स टू A2 अपॉन A1 इंटू F1। तो हमको A2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है और A1 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो A का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, यहाँ पर ये स्फेरिकल क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं इसको, पाई आर स्क्वायर। और हमको क्वेश्चन में डायमीटर दे रखा है, डायमीटर दे रखा है, रेडियस नहीं दे रखा है, तो यहाँ पर रेडियस को हम लोग डायमीटर के टर्म्स में चेंज करेंगे। तो हम लोगों को पता है डायमीटर क्या होता है, डबल होता है, रेडियस का डबल होता है। तो यहाँ पर r का वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगा, 2 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये d/2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैं क्रॉस सेक्शन एरिया को क्या लिख सकता हूँ, p, r को रिप्लेस कर सकता हूँ मैं d/2 से, और ये हो जाएगा स्क्वायर। तो इसी को यहाँ पर किया हुआ है। यहाँ पर d का वैल्यू हम लोग को दे रखा है, इसी को मैं A1 के लिए क्या लिख सकता हूँ, पाई, इसको मैं लिख सकता हूँ d1/2 का होल स्क्वायर, और A2 के लिए क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं d2/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर A2 है तो A2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, d2/2 का होल स्क्वायर, और D2 का वैल्यू हम लोग को दे रखा है 3 सेंटीमीटर, और ये सेंटीमीटर को जब मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो इसमें 10⁻⁻2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और वही चीज़ यहाँ पर किया हुआ है 3 × 10⁻²। ये वाला 2 जो है ये कन्वर्जन की वजह से आया, ये वाला 2 है। उसी प्रकार A1 है, A1 का वैल्यू जब हम लोग यहाँ पर रखेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा पाई d1/2 का होल स्क्वायर, और d1 का वैल्यू हम लोग को क्वेश्चन में दे रखा है 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 2 के पावर में -2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर किया हुआ है, और ये होल स्क्वायर तो है ही। और यहाँ पर F1 का वैल्यू हम लोग को क्वेश्चन में दे रखा है 10 न्यूटन, तो यहाँ पर 10 न्यूटन सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब यहाँ पर पाई और पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। जब स्क्वायर से बाहर निकालेंगे तो 10⁻², जब इसको स्क्वायर के बाहर निकालेंगे तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, तो हमारे पास ये वाला 10 बचेगा और ये वाला 3 का स्क्वायर बचेगा। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और ये वाला 10 बचा हुआ है, तो 9 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो यहाँ पर F2 का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 90 न्यूटन आ गया है। तो यहाँ पर जब हम लोग छोटा वाला पिस्टन के थ्रू 10 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं तो लार्जर पिस्टन जो है उसके ऊपर कितना फोर्स एक्सर्टेड होगा, 90 न्यूटन का। तो देखो यहाँ पर F1 का वैल्यू कितना था, F1 का वैल्यू था 10 न्यूटन, और F2 का वैल्यू कितना है, 90 न्यूटन। तो देखो ये वाला फोर्स से कितना ज़्यादा है, F1 कितना छोटा है F2 से, ठीक है। तो यही पास्कल्स लॉ का जादू है, कमाल है, और यही रीज़न है कि हम लोग स्मॉल छोटे से फोर्स अप्लाई करके हम लोग बड़े बड़े हैवी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, वाटर इज कंसीडर टू बी परफेक्टली इनकम्प्रेसिबल। हम लोग कंसीडर नहीं, ये क्वेश्चन में बोला गया है, और हम लोग देख भी चुके हैं कि पास्कल्स लॉ जो है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के केस में ही एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पर ये जो फ्लूइड भरा हुआ है हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ये इनकम्प्रेसिबल है। वॉल्यूम कवर्ड बाय द मूवमेंट ऑफ स्मॉलर पिस्टन इनवर्ड इज इक्वल टू द वॉल्यूम मूवमेंट आउटवर्ड ड्यू टू दी लार्जर पिस्टन।
तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये वाला जो पिस्टन है और ये वाला जो पिस्टन है, इन दोनों पिस्टन के द्वारा जो वॉल्यूम कवर किया गया है वो वॉल्यूम क्या है, सेम है। ठीक है, मोमेंट ऑफ स्मॉलर पिस्टन इनवर्ड इन इक्वल वॉल्यूम मूव आउटवर्ड ड्यू टू द लार्जर पिस्टन। तो इसलिए यहाँ पर अगर हम लोग वॉल्यूम को इक्वेट कर दें या इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई करें यहाँ पर, तो वॉल्यूम क्या होगा, इस वाले छोटा वाला पिस्टन के लिए वॉल्यूम को V1 कंसिडर कर लेते हैं और इस वाले सिरिंज के लिए वॉल्यूम को V2 कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर V1 इज इक्वल टू V2 करें तो V1 को हम लोग लिख सकते हैं L1 A1। अगर हम लोग इस वाले सिरिंज की लेंथ को L1 कंसिडर करें और एरिया को A1 कंसिडर करें तो, और इस वाले जो सिरिंज है इसका लेंथ को हम लोग L2 कंसिडर किए थे और क्रॉस सेक्शन एरिया को A2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं L1 A1 इज इक्वल टू L2 A2। अब यहाँ से हम लोग को क्या निकालना है, L2 का वैल्यू कैलकुलेट करना था, इसलिए L2 को यहीं पर रखते हैं और A2 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं L2 इज इक्वल्स टू A1 अपॉन A2 L1। अब A1 और A2 का फिर से हम लोग यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमको मिलेगा पाई 1/2 क्रॉस 10 के पावर में -2 मीटर होल स्क्वायर, और A2 का भी वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इतना, जैसे कि यहाँ पर किए थे। और L1 का वैल्यू हम लोग को क्वेश्चन में दे रखा है, L1 का वैल्यू हम लोग को दे रखा है 6 सेंटीमीटर। L1 का वैल्यू हम लोग को 6 सेंटीमीटर दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूं तो 10 के पावर में -2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर किया है। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बचेगा मेरे पास, 1/3 का स्क्वायर, 1/3 मतलब 1/9 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर क्रॉस 1/9 बचेगा, 3 2 दी 6 3 3 दी 9 हो जाएगा। तो जब हम लोग 2 को 3 से सॉल्व करेंगे या इस पूरे टर्म्स को सॉल्व करेंगे तो हम लोग को अप्रॉक्स कितना मिलेगा, 0.67 क्रॉस 10 के पावर -2 मीटर मिलेगा। और मीटर को जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 के पावर +2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर 10 के पावर में -2 है और 10 के पावर में +2 है, दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर हम लोग को मिल जाएगा 0.67 सेंटीमीटर। एक चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉमन टू दी बोथ पिस्टन हैज़ बीन इग्नोर्ड। तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है P1 पिस्टन P2 पिस्टन दोनों ही पिस्टन के ऊपर इक्वल इफेक्ट करता है, जिसको हम लोग इग्नोर किए हैं। यहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक पिस्टन है या प्रेशर है उसको हम लोग क्या किए, इग्नोर किए हैं, तभी हम लोग को यहाँ पर आंसर मिला है। तो यहाँ पर B वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया और A वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आई होप ये सारा चीज़ आप लोगों को समझ में आया होगा। अच्छा, कुछ लोगों को अभी भी इसमें कन्फ्यूज़न होगा, L1 A1 को हम लोग L2 A2 के इक्वल में क्यों लिए हुए हैं। तो इसका रीज़न यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूँ। वाटर इज कंसीडर टू बी परफेक्टली इनकम्प्रेसिबल। यहाँ पर क्या कंसीडर किया गया, यहाँ पर जो फ्लूइड हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो कैसा है, इनकम्प्रेसिबल। और इनकम्प्रेसिबल का कंडीशन हम लोग को पता है, इसकी डेंसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। इसकी डेंसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। और जब डेंसिटी कांस्टेंट होती है तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पर जब डेंसिटी कांस्टेंट है और मास तो ऑलरेडी कांस्टेंट रहता ही है, तो यहाँ पर वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम होगा और यहाँ पर जो वॉल्यूम होगा ये दोनों को इक्वेट कर देंगे, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट होगा, ये वाला कंडीशन अप्लाई किए हैं। और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इनटू लेंथ, इसको हम लोग लिख सकते हैं वॉल्यूम का डेफिनेशन। तो इसी डेफिनेशन को या इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पर अप्लाई किए हैं। आगे यहाँ पर लिखा है वॉल्यूम कवर्ड बाय द मूवमेंट ऑफ स्मॉलर पिस्टन इनवर्ड इन इक्वल टू द वॉल्यूम मूव्ड आउटवर्ड ड्यू टू द लार्जर पिस्टन। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये जो इस पिस्टन को जितना लेंथ हम लोग जैसे अंदर डालते हैं, इसको अंदर अप्लाई करते हैं, पिस्टन को अप्लाई करते हैं, जैसे ये पिस्टन जो है अंदर की तरफ मूव करता है तो इसका वॉल्यूम में जितना चेंज होता है तो उतना ही, जब इसको इनवर्ड ले जाते हैं तो ये उतना ही आउटवर्ड जाता है, तो इसके जो वॉल्यूम है उतना ही चेंज होता है, सेम चेंज होता है, ये बोलने का मतलब है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, पिस्टन, छोटा वाला पिस्टन को जब हम लोग इनसाइड ले जाते हैं तो इसका वॉल्यूम में V1 चेंज होता है, और जब इसको इनसाइड पिस्टन को अप्लाई करते हैं तो ये आउटवर्ड जाता है, तो आउटवर्ड में जब जाता है तो इसके वॉल्यूम में V2 चेंज होता है, और दोनों में चेंज क्या होता है, इक्वल होता है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम लोग पास्कल लॉ से रिलेटेड सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं।
सेकेंड क्वेश्चन में ये एग्जाम्पल 10.6 है। इन अ कार लिफ्टिंग कंप्रेस्ड एयर एक्सर्टेड अ फोर्स F1 ऑन अ स्मॉल पिस्टन हैविंग रेडियस ऑफ 5.0 सेंटीमीटर। हमारे पास कार है और उस कार को हम लोग क्या करते हैं, लिफ्ट करवाते हैं किसके थ्रू, कंप्रेस्ड एयर को कंप्रेस करके हम लोग इस कार के ऊपर F1 फोर्स अप्लाई करके, एक स्मॉल पिस्टन है उसके थ्रू F1 फोर्स अप्लाई करके इसको लिफ्ट करवाते हैं। और यहाँ पर जो स्मॉल पिस्टन है इसकी रेडियस कितनी है, 5 है। दिस प्रेशर इज ट्रांसमिटेड टू अ सेकेंड पिस्टन, और ये प्रेशर जो है स्मॉल पिस्टन का जो प्रेशर है वो सेकेंड पिस्टन में क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। और सेकेंड पिस्टन का जो रेडियस है इसको हम लोग को दे रखा है 15 सेंटीमीटर। इफ़ द मास ऑफ द कार बी लिफ्टेड इज 1350 किलोग्राम, अर्थात 1350 किलोग्राम। और यहाँ पर जो कार है इसका वजन दे रखा है 1350 किलोग्राम। तब हमको कैलकुलेट करना है F1 का वैल्यू, F1 अर्थात ये वाला फोर्स का वैल्यू। व्हाट इज़ द प्रेशर नेसेसरी टू अकम्प्लिश दिस टास्क, और यहाँ पर कितना प्रेशर एक्सेस होगा उसको भी इस F1, यहाँ पर F1 फोर्स को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग को प्रेशर भी निकालना है, उसके बाद हम लोग को प्रेशर हमको कितना देना पड़ेगा और कितना प्रेशर निकलेगा ये वैल्यू भी कैलकुलेट करना है। और यहाँ पर जी के वैल्यू को क्या लेना है, बोले हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड लेना है, ऐसा बोले हैं। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है, ऐसा बोला गया है इस क्वेश्चन में या इस एग्जाम्पल में। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में साफ साफ नज़र आ रहा है हम लोग को F1 का वैल्यू कैलकुलेट करना है और प्रेशर का वैल्यू को कैलकुलेट करना है। दैट मीन्स F1 कैलकुलेट करना है और P कैलकुलेट करना है। सिंस प्रेशर इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिस्ड थ्रू द फ्लूइड, ये तो हम लोग को पता है, ऑलरेडी देख चुके हैं कि प्रेशर जो है फ्लूइड के थ्रू ही ट्रांसमिट होता है ना। आगे बात करते हैं। अनडिमिनिस्ड का मतलब होता है यहाँ पर एक जो प्रेशर है फ्लूइड के थ्रू हर एक पॉइंट पर यूनिफॉर्मली डायरेक्शंस में वो ट्रांसमिट होता है। तो यहाँ पर F1 का कैलकुलेट करना है और F1 यहाँ पर क्या चीज़ है, एक्सर्टेड फोर्स है किसके थ्रू, स्मॉल पिस्टन के थ्रू। और हम लोग पास्कल्स लॉ में अभी कुछ देर पहले देखे थे, जो इससे पहले जो क्वेश्चन किए थे उससे पहले हम लोग फार्मूला कैलकुलेट किए थे। जब हम लोग को स्मॉल पिस्टन का फोर्स निकालना हो तो F1 निकालते हैं, और जब लार्ज पिस्टन का फोर्स निकालना रहता है तो F2। तो ये फार्मूला हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, तो उसी फार्मूला को यहाँ फिर अप्लाई कर देते हैं। F1 इज इक्वल्स टू A1/A2 F2, क्योंकि हम लोग को स्मॉल पिस्टन का फोर्स निकालना था। मैं वहीं पर आप लोगों को बताया था कि ये फार्मूला कैसे अप्लाई करना है, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा करके। तो यहाँ पर A1 का वैल्यू निकालना है, A2 का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर A1 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, फिर से यहाँ पर रेडियस दे रखा है। A का वैल्यू हम लोग को तो पता है पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो ये पाई हो गया। अब R का वैल्यू यहाँ पर 5 सेंटीमीटर दे रखा है, इसको मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻² का मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 क्रॉस 10⁻² मीटर हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर A का वैल्यू क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर होता है, यहाँ पर भी A का क्या हो जाएगा, R का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको R1 कंसिडर कर लेते हैं, इसको R2। R1 का वैल्यू दे रखा है 5, R2 का वैल्यू दे रखा है 15, तो हमको ऐसा कुछ मिल जाएगा। F2 का वैल्यू हम लोग को दे रखा है, यहाँ पर F2 का वैल्यू हम लोग को दिया नहीं है, इसको हम लोग को निकालना पड़ेगा। F2 का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं mg से। m का वैल्यू हम लोग को दे रखा है 1350 और g का वैल्यू हम लोग को दे रखा है 9.8। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी सब कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पर 5 का स्क्वायर निकालेंगे, 15 का स्क्वायर निकालेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के अलावा कुछ नहीं है। जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो F1 का वैल्यू मिल जाएगा 1417 न्यूटन के आसपास। और इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1.5 क्रॉस 10⁻³ न्यूटन भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर F1 का वैल्यू निकल के आ चुका है और यही वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करना था। ये तो ये फर्स्ट आंसर है। अब हम लोग को आगे निकालना है द एयर प्रेशर दैट विल बी प्रोड्यूस्ड दिस फोर्स इज, और इस फोर्स की वजह से हम लोग के पास जो प्रेशर एक्सर्टेड होगा वो भी तो कैलकुलेट करना है। प्रेशर नेसेसरी टू अकम्प्लिश दिस टास्क, इस टास्क को पूरा करने के लिए हम लोग को कितना प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा वो भी तो निकालना है। तो P इज इक्वल्स टू हम लोग को पता है F1/A1 होता है, और F1 का वैल्यू हम लोग अभी कैलकुलेट कर चुके हैं 1.5 क्रॉस 10⁻³ न्यूटन, और A1 का वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है पाई 5 क्रॉस 10⁻² मीटर का होल स्क्वायर। तो इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं। अब इसको
को जब हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर यहाँ पर पाई का आप लोग वैल्यू रख देना 3.14, उसके बाद इसको सॉल्व करना, यहाँ पर फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के अलावा कुछ नहीं है। जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो आप लोग को मिल जाएगा 1.9 क्रॉस 10 के पावर में 5 पास्कल मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग को पता है प्रेशर का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, पास्कल होता है, और 1 पास्कल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन पर मीटर होता है, ये भी हम लोग को पता है। दिस इज द ऑलमोस्ट डबल द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये वाला जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जस्ट डबल होता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी कुछ डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। आगे बात करते हैं, अब आगे हम लोग बात करते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक्स के बारे में। तो जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि पास्कल्स लॉ के 2 एप्लीकेशंस हैं। एक होता है हाइड्रोलिक लिफ्ट, जो कि अभी हम लोग कर चुके हैं। हाइड्रोलिक लिफ्ट के बारे में देखें, उसके एप्लीकेशन के बारे में भी बात किए हैं। अब हम लोग सेकेंड एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि क्या है, हाइड्रोलिक ब्रेक है। हाइड्रोलिक ब्रेक It is used in automobiles are based on the Pascal's law of transmission of pressure in liquid। तो इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है, ऑटोमोबाइल्स में किया जाता है। ऑटोमोबाइल्स मतलब व्हीकल्स में किया जाता है, चाहे वो 2 व्हीलर हो, चाहे 4 व्हीलर हो, चाहे कितने भी व्हीलर्स हो, उन सभी में इसका यूज़ किया जाता है। और ऑटोमोबाइल्स में भी जो ब्रेक होता है वो ब्रेक इसी पास्कल्स लॉ के कॉन्सेप्ट पर काम करता है। और पास्कल्स लॉ में हमको ये बताया जाता है कि प्रेशर जो है ट्रांसमिट होता है लिक्विड के थ्रू। तो चलिए हाइड्रोलिक ब्रेक का कंस्ट्रक्शन हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, जैसे कि एक 4 व्हीलर का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हम लोग एक 4 व्हीलर का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि एक 4 व्हीलर है तो इसमें क्या होता है, 4 व्हील्स होता है, और 4 व्हील्स में हम लोग क्या करते हैं, एक पैडल होता है इसमें, या एक ब्रेक पैडल होता है। जैसे इसको प्रेस करते हैं तो यहाँ पर सभी व्हील्स में क्या लग जाता है, ब्रेक लग जाता है, या कुछ में 2 में ब्रेक लगता है, लेकिन ब्रेक लगता ज़रूर है। तो ये ब्रेक का फंक्शन ही हम लोग समझने वाले हैं। यहाँ पर पास्कल्स लॉ वर्क करता है। तो यहाँ पर हम लोग 4 व्हीलर को एक साथ डिफाइन नहीं कर पाएंगे, तो एक व्हीलर के फंक्शंस को हम लोग डिफाइन करते हैं। तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं ये जो फंक्शंस दिखाया गया है ये 4 व्हीलर में से केवल एक व्हीलर का है, और यही फंक्शन जो है अदर व्हीलर में काम करता है। तो इसमें होता क्या है, इसको समझते हैं। तो यहाँ पर ब्रेक पैडल होता है, यहाँ से हम लोग पैडल मारते हैं यहाँ से, और यहाँ पर एक लीवर सिस्टम होता है। ये लीवर सिस्टम यहाँ से जो हम लोग ब्रेक पैडल इसके थ्रू फोर्स अप्लाई करते हैं वो यहाँ से ट्रांसमिट होता है। और यहाँ पर एक सिलिंड्रिकल होता है जिसको मास्टर सिलेंडर कहा जाता है, और यहाँ पर एक पिस्टन होता है। जैसे हम लोग यहाँ से पैडल मारते हैं तो यहाँ पर ये पिस्टन क्या होता है, प्रेस होना स्टार्ट हो जाता है। ये फ्लूइड के ऊपर कंप्रेस करना स्टार्ट कर देते हैं, या प्रेशर अप्लाई करना शुरू कर देता है। और यहाँ पर ये ट्यूब है, ये क्या चीज़ है, ट्यूब है, जिसमें फ्लूइड भरा होता है। जिसमें क्या भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है। अब ये फ्लूइड जो है, जैसे इसे यहाँ से पिस्टन हम लोग अप्लाई करते हैं तो ये जो ट्यूब के माध्यम से जो फ्लूइड है वो यहाँ पर आता है। और यहाँ पर एक और सिलेंडर लगा होता है जिसको कहा जाता है व्हील सिलेंडर। इस वाले सिलेंड्रिकल को क्या कहा जाता है, व्हील सिलेंडर कहा जाता है। और यहाँ से ये फ्लूइड जो है यहाँ पर आकर फिर से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यहाँ पर ये वाला जो सिलेंडर है इसमें टू क्या लगा रहता है, इनर रिम व्हील्स लगा रहता है। ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं ना, ये वाला जो पोर्शन, इसको कहा जाता है इनर रिम व्हील ड्रम कहा जाता है, जो कि इसमें जो फ्लूइड भरा होता है वो इसी में आता है। और यहाँ पर ये एक पिस्टन का काम करता है, ठीक है, व्हील सिलेंडर का पिस्टन बोलते हैं। यहाँ पर क्या लगा होता है, व्हील सिलेंडर पिस्टन लगा होता है। इसको हम लोग P1 से रिप्रेजेंट करते हैं, P1 P2 से। तो P1 P2 को यहाँ पर क्या कहा जाता है, व्हील सिलेंडर पिस्टन कहा जाता है। और यहाँ पर इसको कहा जाता है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है इसको कहा जाता है ब्रेक शू। इसको क्या कहा जाता है, ब्रेक शू, जो कि आप लोग देखे होंगे जो ब्रेक को डिज़ाइन करते हैं या ब्रेक को रिपेयरिंग करते टाइम आप लोग कुछ लोग देखे भी होंगे, जब कार का ब्रेक शू या फिर बाइक का ब्रेक शू को जब चेंज करवाते हैं तो उस समय इस टाइप का ड्रम हम लोग को देखने को मिलता है, इनर ड्रम। और यहाँ पर ये एक स्प्रिंग होता है जो कि क्या करता है, जैसे हम लोग यहाँ से फ्लूइड को पिस्टन अप्लाई करके यहाँ तक ट्रांसफ़र करते हैं तो यहाँ पर ये 2 पिस्टन और लगा होता है। इन्हीं पिस्टन्स के थ्रू यहाँ पर ये जो स्प्रिंग है ये क्या होता है, स्ट्रेच होता है। और ये स्ट्रेच होने के बाद ये क्या करते हैं, ब्रेक शू के ऊपर फोर्स लगाता है इस डायरेक्शन में। ये एरो का निशान आप लोग देख पा रहे हैं, ये एरो का निशान हमको ये बता रहा है कि इस वाले और इस वाले पिस्टन के थ्रू यहाँ पर क्या लगाता है, ये इस ब्रेक शू के ऊपर फोर्स एक्सर्टेड करता है। क्या करता है, फोर्स एक्सर्टेड करता है, जो कि एरो के निशान से मैं दिखा दिया हूँ। और यही जो है यहाँ पर ये जो ड्रम है, व्हील ड्रम है, इसके ऊपर आकर चिपक जाता है।
फिर ये इससे आकर चिपक जाता है, तो फिर यहाँ पर जो व्हील जो है घूमना बंद कर देता है, यहाँ पर ब्रेक लग जाता है। तो इसी को कहा जाता है हाइड्रोलिक ब्रेक का फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर ये जो बाहर में सर्कल देख पा रहे हैं इसको हम लोग आउटर ड्रम बोलते हैं, और ये अंदर में ये जो सर्कल देख पा रहे हैं इसको इनर ड्रम बोलते हैं, व्हील ड्रम बोलते हैं, और यहाँ पर ये जो लगा हुआ है इसको ब्रेक शू बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो आउटर सिलिंड्रिकल ड्रम से ये जो ब्रेक शू है जो जाकर यहाँ पर इसमें चिपक जाता है। ठीक है, तभी यहाँ पर ब्रेक लगता है, अदरवाइज ब्रेक नहीं लगता है। अब यहाँ पर जो जो चीज़ मैं यहाँ पर एक्सप्लेन किया हूँ वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पर ये आगे एरो का निशान दिखाया गया है, इसलिए ऐसा इसलिए है, टू अदर व्हील्स। यहाँ पर मैं केवल फर्स्ट व्हील्स की वर्किंग फंक्शंस को आप लोगों को बताया हूँ। यही फंक्शन जो है अदर व्हील्स में भी होता है जब हम लोग को ब्रेक लगाना रहता है किसी भी ऑटोमोबाइल्स या व्हीकल्स में। तो यहाँ पर जो ये जो वर्किंग प्रोसीजर है उसको तो मैं आप लोगों को बोल के समझा दिया हूँ, बट आप लोग को एग्जाम में लिखना है तो आप लोग इसको फॉलो करिएगा। पैडल इज प्रेस्ड लीवर सिस्टम, हम लोग पैर से क्या करते हैं, इस लीवर सिस्टम को प्रेस्ड करते हैं। पुश्ड पिस्टन पी, तो यहाँ पर ये जो पिस्टन है इसको हम लोग पुश करते हैं जिससे कि प्रेशर ट्रांसमिटेड पिस्टन P1 P2। तो यहाँ से जब पिस्टन से प्रेशर अप्लाई करते हैं तो यहाँ से प्रेशर कहाँ ट्रांसफ़र होता है, P1 और P2 में ट्रांसफ़र होता है। आगे देखते हैं, एंड दिस आर पुश्ड ब्रेक शू आउटवर्ड देन व्हील स्लो डाउन एंड स्टॉप। तो ये पिस्टन P1 और P2 ये क्या करते हैं, इस ब्रेक शू को क्या करते हैं, बाहर की तरफ पुश करते हैं। फिर ये व्हील जो है धीरे धीरे करके स्लो होता है और स्लो होकर फिर ये स्टॉप हो जाता है। व्हेन वी फ्री पैडल देन व्हील स्टार्ट, और जब हम लोग इस पैडल को फिर छोड़ देते हैं तो फिर से ये व्हील क्या करने लगता है, रोटेट होना या घूमना या मोशन करना स्टार्ट कर देता है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग हाइड्रोलिक ब्रेक के एडवांटेज के बारे में बात करते हैं। मास्टर सिलेंडर ट्रांसमिट इक्वल रिट्रेडिंग फोर्स ऑन ईच व्हील्स, ब्रेक ऑपरेट्स यूनिफॉर्मली एंड प्रिवेंट स्कीडिंग। तो यहाँ पर ये जो मास्टर सिलेंडर होता है, ये यहाँ से जो प्रेशर अप्लाई करते हैं उस प्रेशर को ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड करता है सभी व्हील्स में। व्हीकल में जितने भी व्हील्स लगे होते हैं सभी व्हीकल्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है और ये धीरे धीरे फोर्स अप्लाई करता है जिससे कि जो ब्रेक जो है स्मूथली लगता है, जिससे हम लोग फिसलते नहीं हैं या और हम लोग सुरक्षित रहते हैं। व्हीकल में जब भी बैठा रहते हैं ब्रेक मारते हैं तो इसी मास्टर सिलेंडर की वजह से हम लोग क्या करते हैं, स्मूथली ब्रेक लगा पाते हैं। किसी भी प्रकार का वहाँ पर फिसलन या नुकसान नहीं होता है। हम लोग सुरक्षित रूप से अपने व्हीकल को रोक सकते हैं क्योंकि ये जो प्रेशर है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है सभी व्हीकल्स में। सेकंड बात करते हैं, व्हीकल अंडर कंट्रोल बिकॉज स्मॉल फोर्स अप्लाइड बाय द पैडल देन लार्ज फोर्स। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है व्हीकल अंडर कंट्रोल, जो व्हीकल होता है वो हमारे कंट्रोल में रहता है। व्हीकल जब भी हम लोग चलाते हैं तो वो हमारे कंट्रोल में रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्मॉल फोर्स के द्वारा ही हम लोग व्हीकल को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं पैडल के थ्रू। देन लार्ज फोर्स, आगे देखते हैं, देन लार्ज फोर्स एक्सर्ट ऑन व्हील ड्रम। तो हम लोग पैडल के थ्रू स्मॉल फोर्स अप्लाई करते हैं और ड्रम के ऊपर क्या होता है, लार्ज फोर्स एक्सर्ट होता है, फिर व्हीकल जो है रुक जाता है। ठीक है, तो आई होप ये सारा पॉइंट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए अब आगे बात करते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, और इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन फ्लूइड प्रेशर। ये फ्लूइड के ऊपर जो तो यहाँ पर हम लोग एक्सप्रेशंस निकालने वाले हैं प्रेशर के लिए। किसी भी लिक्विड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर लिक्विड में जैसे जैसे डेप्थ बढ़ते जाता है तो वहाँ पर प्रेशर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, और प्रेशर के ऊपर ग्रेविटी का क्या इफेक्ट पड़ता है, और प्रेशर के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, इन सभी चीज़ को अभी हम लोग इस टॉपिक में देखने वाले हैं। तो इसके लिए हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, ये हमारे पास एक कंटेनर है या इसको हम लोग वेसल बोलते हैं, और इसमें लिक्विड भरा हुआ है या फिर कोई भी फ्लूइड भरा हुआ है। जैसे कि हम लोग कंसीडर कर लेते हैं ये वाटर है, और इसमें एक सिलिंड्रिकल बॉडी को हम लोग इमर्ज करा देते हैं, और ये जो सिलिंड्रिकल बॉडी लिए हुए हैं इसका हाइट को या लेंथ को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं एज।
और इसका ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, इस वाले क्रॉस सेक्शन एरिया को हम लोग फर्स्ट पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं और ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया को हम लोग सेकेंड पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं। और इसकी जो क्रॉस सेक्शन एरिया है अप एंड डाउन दोनों ही रीजन का फर्स्ट पॉइंट और सेकेंड पॉइंट, या फर्स्ट रीजन या सेकेंड रीजन, दोनों ही रीजन का यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, ए है। और हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि इस सिलेंडर पर इस सिलेंड्रिकल बॉडी का वेट की वजह से इसके ऊपर, और वेट यानी कि ग्रेविटी की वजह से इसके ऊपर एक फोर्स लगता है जिसको हम लोग इस एरो के द्वारा डिनोट किए हैं। और ये जो फ्लूइड जो है इसके ऊपर एक प्रेशर, इस वाले क्रॉस सेक्शन एरिया पर एक प्रेशर क्रिएट करता है, अर्थात इस वाले क्रॉस सेक्शन एरिया पर F2 फोर्स लगता है और इस वाले क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर F1 फोर्स लगता है फ्लूइड की वजह से। और इस वाले फोर्स की वजह से यहाँ पर ये जो प्रेशर क्रिएट होता है वो P1 कंसिडर कर लेते हैं। और क्रॉस सेक्शन, इस वाले क्रॉस सेक्शन एरिया में प्रेशर कितना एक्सर्ट होता है इसको हम लोग P2 कंसिडर कर लेते हैं। उसी प्रकार ये वाला जो क्रॉस सेक्शन एरिया है और ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया, इसके अलावा इस बॉडी पर, इस भाग में भी, इस पार्ट में भी इसके ऊपर फ्लूइड की वजह से कुछ ना कुछ प्रेशर फील करेगा। तो उस फोर्स को हम लोग F1 डेज कंसिडर कर लेते हैं और F2 डेज कंसिडर कर लेते हैं। आई होप ये डायग्राम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये डायग्राम अगर आप लोग को समझ में आ जाएगा तो यहाँ पर डेरिवेशन में कुछ नहीं रखा है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, हम लोग इस टॉपिक के अंदर में प्रेशर्स के लिए डेरिवेशंस निकालने वाले हैं कि प्रेशर्स जो है ग्रेविटी की वजह से अफेक्ट होता है कि नहीं और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से अफेक्ट होता है कि नहीं। तो यहाँ पर इस डायग्राम में F1 क्या चीज़ है, एक्टिंग डाउनवर्ड फोर्स, F2 क्या चीज़ है, एक्टिंग अपवर्ड फोर्स, P1 P2 क्या है, प्रेशर है यहाँ पर, A यहाँ पर क्या चीज़ है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, H क्या है, हाइट ऑफ द बॉडी, कौन सी बॉडी, जिस सिलिंड्रिकल बॉडी को हम लोग वाटर में इमर्ज करा रहे हैं। W का मतलब है यहाँ पर वेट ऑफ द लिक्विड, M का मतलब है मास ऑफ द लिक्विड। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। तो इस वाले फिगर से हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, इस वाले पार्ट में जो ये फर्स्ट रीजन है, इस वाले पार्ट के लिए फोर्स का फॉर्मूला लिख सकते हैं F1 इज इक्वल्स टू P1A। क्यों? क्योंकि हम लोग को प्रेशर का फॉर्मूला पता है, P इज इक्वल्स टू F/A होता है। इसी प्रकार इस वाले रीजन्स के लिए हम लोग फोर्स का फॉर्मूला लिख सकते हैं F2 इज इक्वल्स टू P2A। इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब हम लोगों को पता है वेट का फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल्स टू mg होता है। और हम लोग को ये भी पता है कि जो डेंसिटी होती है इसके फॉर्मूला मास अपन वॉल्यूम की इक्वल होती है। तो यहाँ से मास का वैल्यू निकाल देते हैं, v को इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो m इज इक्वल्स टू रो वी मिल जाता है। अब इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर लाकर पुट कर देते हैं, तो m को मैं रिप्लेस कर देता हूँ रो वी से, तो मुझे वेट का वैल्यू क्या मिल जाएगा, W इज इक्वल्स टू रो वी जी मिल जाएगा। अब हम लोग को पता है v यानी कि वॉल्यूम, यहाँ पर ये जो बॉडी है इसका वॉल्यूम हम लोग क्या मान लेते हैं, AH है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम का डेफिनेशन होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो यहाँ पर हाइट है और लेंथ इंटू ब्रेड्थ को हम लोग क्या लिख लेते हैं, एरिया। इसलिए यहाँ पर ये जो v है इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ AH से, तो मुझे वेट मिल जाएगा यहाँ पर रो ए एच जी मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ये W जो है यहाँ पर क्या चीज़ है, ये वेट ऑफ द बॉडी है। ठीक है, W क्या चीज़ है, वेट ऑफ द लिक्विड है, सॉरी फॉर दैट, वेट ऑफ द लिक्विड है। यहाँ पर जिस कंटेनर में जो लिक्विड भरा हुआ है इसकी ये लिक्विड का वेट है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम लोग को इक्वेशन नंबर 3 मिल चुका था, इफ़ द लिक्विड सिलेंडर इज़ इन इक्विलिब्रियम। अब हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि ये जो कंटेनर है इसमें जो लिक्विड भरा हुआ है ये इक्विलिब्रियम कंडीशंस में है। इक्विलिब्रियम कंडीशंस में बोलने का मतलब ये बैलेंस सिचुएशंस में इसके ऊपर किसी भी प्रकार का एक्सटर्नल हाई फोर्स नहीं अप्लाई किया गया है, ये स्टेबल स्टेट में है। तो इस सिचुएशंस में इस बॉडी के ऊपर डाउनवर्ड मतलब इस डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एक फोर्स तो ये लग रहा है और दूसरा जो है ये फ्लूइड की लिक्विड की वजह से, जो फ्लूइड लिक्विड है उसकी वेट की वजह से, या फिर ये बॉडी के ऊपर इनकी खुद की वेट की वजह से इसके ऊपर डाउनवर्ड में एक और फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में F1 फोर्स काम कर रहा है और इसकी वेट की वजह से, वेट भी एक प्रकार का फोर्स ही होता है, तो ये दोनों जो है वर्क कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और अगर हम लोग अपवर्ड फोर्स की बात करें तो यहाँ पर इस सरफेस पर
इस वाले रीजन में एक फोर्स काम कर रहा है F2 जो कि अपोजिट डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन से हम लोग लिख सकते हैं नेट डाउनवर्ड फोर्स इक्वल होगा नेट अपवर्ड फोर्स के। तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा F1 प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू F2। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 2 3, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 है, 2 है और ये 3 है। इन सभी वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशंस में पुट कर देते हैं तो हमको मिल जाएगा। यहाँ पर F1 का वैल्यू क्या है, P1A है, और यहाँ पर W का वैल्यू हम लोग निकाल रखे हैं रो ए एच जी, तो इसको यहाँ पर पुट कर दिए हैं। और ये F2 है, F2 का वैल्यू हमारे पास है P2A, तो P2A ये इक्वेशन हमको मिल जाएगा। अब यहाँ पर A को कॉमन निकाल देते हैं तो अंदर बच जाएगा P1 प्लस रो एच जी, और राइट हैंड साइड में क्या बच जाएगा, P2A। A और A यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या, P1 प्लस रो एच जी इज इक्वल टू P2 बच जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इस P2 को P1 को इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं तो हमारे पास बच जाएगा रो एच जी, और इधर बचेगा P2 माइनस P1। ठीक है, और ये इसको हम लोग रीअरेंज करके लिख देते हैं तो P2 माइनस P1 इज इक्वल। तो फाइनली हम लोग को यहाँ पर कितना मिल गया था, P2 माइनस P1 इज इक्वल्स टू रो एच जी, ये मिल गया था। और इस इक्वेशंस को देखकर हम लोग बता सकते हैं कि प्रेशर डिफरेंस डिपेंड ऑन द वर्टिकल डिस्टेंस। वर्टिकल डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है प्रेशर डिफरेंस, कहाँ से कहाँ तक, 0.1 से लेकर 0.2 के बीच। और किसके ऊपर डिपेंड करता है, डेंसिटी के ऊपर, मास डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड की मास डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशंस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इफ द पॉइंट 1 अंडर डिस्कशन इज शिफ्टेड टू द टॉप ऑफ द फ्लूइड से वाटर which is open to the atmosphere, then P1 may be replaced by the atmospheric pressure PA and the P2 is replaced by the P। अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये जो डायग्राम में हम लोग देखे थे, यहाँ पर इस डायग्राम में देखे थे, ये सेकेंड पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट है, और यहाँ पर हमको ये बोला जा रहा है अभी ये क्या था, लिक्विड में डूबा हुआ था, इमर्ज था। अब हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग कंसीडर कर लें कि ये वाला जो फर्स्ट पॉइंट वाला जो रीज़न है, अगर ये पानी से ऊपर चला जाए तो ये वाला भाग जो है किसके कांटेक्ट में आ जाएगा, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ जाएगा। तो इसके ऊपर कौन सा प्रेशर का इफेक्ट रहेगा, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इफेक्ट इसके ऊपर रहेगा। और ये वाला जो रीज़न है, सेकेंड पॉइंट वाला ये वाला जो रीज़न है, ये तो वाटर के अंदर में ही मर्ज रहेगा, तो इसके ऊपर क्या रहेगा, एक्चुअल प्रेशर रहेगा। इसीलिए अब यहाँ पर हम लोग P1 को यदि P1 को हम लोग रिप्लेस कर दें एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, किससे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, और P2 को अगर हम लोग रिप्लेस कर दें एक्चुअल प्रेशर से, मतलब P2 को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं P से, किससे, P से, तब हम लोग को क्या मिल जाएगा, तब हम लोग को क्या मिलेगा, इसको देखते हैं। तो उसी चीज़ को यहाँ पर बोला गया है कि P1 को PA से रिप्लेस करेंगे और P2 को P से रिप्लेस कर देते हैं। तब इसी इक्वेशंस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, P माइनस PA इज इक्वल्स टू रो एच जी लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं फिलहाल अभी इस इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं इसको, और इससे पहले हम लोग और इक्वेशंस भी कंसिडर किए थे, तो इक्वेशन नंबर हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा। इधर ऑलरेडी कंसिडर कर चुके थे इक्वेशन 1, इसलिए मैं इसको इक्वेशन नंबर A कंसिडर कर लेता हूँ। इसको इक्वेशन नंबर A कंसिडर कर लेते हैं। इफ़ वी नेग्लेक्ट इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, अब यदि मैं यहाँ पर जिस बॉडी को हम लोग इमर्ज किए थे फ्लूइड में, अगर वहाँ पर मैं ग्रेविटी के इफ़ेक्ट को नेग्लिजिबल कंसिडर कर लेता हूँ, अर्थात जी के वैल्यू को अगर ज़ीरो ले लेता हूँ, तो इसी इक्वेशन ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, P माइनस पी ए इज इक्वल्स टू ज़ीरो लिख सकता हूँ। और यहाँ से हमको क्या मिल जाता है, जो एक्चुअल प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, या फिर इसी को बोल सकते हैं P1 जो है P2 के इक्वल हो जाता है। आगे देखते हैं, इफ़ वी कंसिडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी देन प्रेशर इज सेम एट ऑल पॉइंट, दिस इज कॉल्ड पास्कल्स लॉ। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है अगर हम लोग ग्रेविटी के इफेक्ट को ज़ीरो कंसिडर कर लें या नेगलेक्ट कंसिडर कर लें, तो बॉडी के हर एक पॉइंट पर प्रेशर का इफेक्ट क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पास्कल्स लॉ कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, नोट करके लिखा हूँ यहाँ पर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो वैल्यू होता है ये 1.013
क्रॉस 10 की पावर 5 पास्कल होता है। अभी तक हम लोग प्रेशर का क्या क्या यूनिट देख चुके थे, न्यूटन पर मीटर देख चुके थे, और 1 न्यूटन पर मीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 पास्कल होता है। क्या होता है, 1 पास्कल होता है। सॉरी फॉर दैट। और एक चीज़ और याद रखिएगा, 1 एटमॉस्फेरिक जो है 1.013 क्रॉस 10 के पावर 5 पास्कल के इक्वल होता है। ठीक है। और ये जो यूनिट है प्रेशर को मेज़र करने का, एक और अदर यूनिट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं 1 टॉर, या इसी को टॉरिसेल बोलते हैं। ये 1 mm के इक्वल होता है, और 1 बार इज इक्वल टू होता है 10 के पावर 5 पास्कल होता है। यहाँ पर आप लोग के 11th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.013 क्रॉस 10 के पावर 5 पास्कल, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, ये जो इक्वेशन नंबर ए था, इसको इक्वेशन नंबर ए कंसिडर कर लीजिएगा, है ना। ये जो इक्वेशन नंबर ए है, यहाँ से इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, P इज इक्वल्स टू पी ए प्लस रो एच जी लिख सकते हैं। जब हम लोग पी ए को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ से हम लोग देख कर बता सकते हैं कि, या फिर इक्वेशन नंबर ए से ही हम लोग बता सकते हैं, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो यहाँ से एक्चुअल प्रेशर जो है ग्रेटर देन होता है, एक्चुअल प्रेशर जो है ग्रेटर देन होता है कंपेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। इस इक्वेशन से ये रिजल्ट निकलता है। और यहाँ पर पी माइनस पी ए इज इक्वल्स टू रो एच जी, इसी को गेज प्रेशर भी कहा जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, इसी प्रेशर को क्या कहा जाता है, गेज प्रेशर कहा जाता है। इसीलिए किसी किसी बुक में आप लोगों को ऐसा लिखा हुआ भी दिखाई देगा, रो एच जी, या इसी को P माइनस पी ए, इसी को क्या बोल, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है PG, इसको बोला जाता है गेज प्रेशर। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और यहाँ से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, P इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी जी भी लिख सकते हैं, जहाँ पर PG का मतलब है रो एच जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, अभी जिस कंटेनर में फ्लूइड के अंदर में जो सिलेंड्रिकल बॉडी है, इसको वर्टिकल कंसीडर किए थे, इसको अब हम लोग ऑरिजेंटल कंसीडर कर लेते हैं। और जब ऑरिजेंटल कंसीडर करेंगे और इसका डेप्थ को भी हम लोग सेम कंसीडर कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये जो एज का वैल्यू है, यहाँ पर एज का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पहले वर्टिकल था तो इसके पास एज हाइट था, अब इसको ऑरिजेंटल कर दिए तो इसका वर्टिकल हाइट क्या हो गया है, 0। तो इस सिचुएशंस में प्रेशर डिफरेंस या प्रेशर में जो चेंज है वो क्या हो जाएगा, 0। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो एक्चुअल प्रेशर के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इसलिए इस सिचुएशंस में भी हम लोग बोल सकते हैं प्रेशर इज सेम एट ऑल पॉइंट। इस सिचुएशन में भी हम लोग बोल सकते हैं कि प्रेशर जो है हर एक पॉइंट पर क्या होगा, सेम होगा। आगे देखते हैं, प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन द क्रॉस सेक्शन एरिया और द बेस एरिया, या फिर बोल सकते हैं द शेप ऑफ द विजिल। यहाँ से हम लोगों ने प्रूफ कर दिया कि यहाँ पर जो प्रेशर है ये क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर या विजिल के या कंटेनर के शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, या बेस एरिया के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता। बेस एरिया मतलब ये वाला जो बेस है इसके एरिया के ऊपर या पूरे कंटेनर के एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता है प्रेशर जो है। प्रेशर इनसाइड द फ्लूइड डिपेंड ऑन द डेप्थ एज। किसी भी कंटेनर में जो फ्लूइड के द्वारा किसी भी बॉडी पर प्रेशर अप्लाई किया जाता है वो केवल और केवल डिपेंड करता है बॉडी के हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, बॉडी के हाइट के ऊपर। और फ्लूइड की डेंसिटी क्या है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, इसके बारे में तो मैं बता ही चुका हूँ आप लोगों को। P माइनस पी ए इज इक्वल्स टू रो एच जी, एच के ऊपर डिपेंड करता है, जी के ऊपर और रो के ऊपर। चलिए अब हम लोग यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर या प्रेशर डिफरेंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि आप लोग के एनसीईआरटी में दे रखा है। 10.2 एग्जाम्पल है, व्हाट इज द प्रेशर ऑन स्विमर 10 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ लैक। लैक का मतलब होता है झील, झील के सरफेस से 10 मीटर की डेप्थ पर कोई स्विमर है तो उसके ऊपर कितना प्रेशर क्रिएट होगा, इसको हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग को दे रखा है हाइट, हाइट कितना दे रखा है 10 मीटर, और डेंसिटी यहाँ पर बोला जा रहा है, कंसिडर कर लेते हैं झील में क्या है, वाटर है, और वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। और यहाँ पर जी का वैल्यू हम लोग मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और अभी हम लोग फॉर्मूला कैलकुलेट किए थे हाइट के केस में, जब भी हम लोग लिक्विड कॉलम की बात करते हैं, लिक्विड कॉलम मतलब वहाँ पर
कुछ ना कुछ हाइट में होगा, जो लिक्विड होगा उसकी कुछ ना कुछ डेप्थ होगी, हाइट होगी। तो उस केस में हम लोग यहाँ पर इस प्रेशर के कॉन्सेप्ट फार्मूला को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अभी प्रूफ किए थे P इज इक्वल टू पी ए प्लस रो जी एच, इस फार्मूला को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर पी ए क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और अभी अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले देखा था 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितने के इक्वल होता है, 1.01 क्रॉस 10⁵ पास्कल के इक्वल होता है। प्लस यहाँ पर रो का वैल्यू हम लोग को दे रखा है, वाटर का जो डेंसिटी होती है वो इतनी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, ठीक है। और जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड होता है ना। और एच का वैल्यू हम लोग को क्वेश्चन में दे रखा है 10 मीटर, तो यहाँ पर 10 मीटर पुट कर देते हैं। अब हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को प्रेशर का वैल्यू मिलेगा 2.01 क्रॉस 10⁵ पास्कल मिल जाएगा। और इसको हम लोग, ये जो पास्कल है, इसको जब हम लोग एटमॉस्फेरिक में चेंज करेंगे तो हम लोग को पता है 1.01 क्रॉस 10⁵ पास्कल, इसको हम लोग 1 एटमॉस्फेयर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर प्रेशर का अप्रॉक्स आंसर आ जाएगा 2 एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पर स्विमर के ऊपर जो प्रेशर लगेगा फ्लूइड की वजह से, जो झील है उसके सरफेस से 10 मीटर की हाइट पर, वो होगा 2 एटमॉस्फेरिक। 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर लगेगा। दिस इज़ 100% इंक्रीज इन प्रेशर फ्रॉम द सरफेस लेवल। और ये 100% जैसे जैसे लिक्विड सरफेस या किसी भी वाटर सरफेस से जब हम लोग डेप्थ में जाते जाते हैं तो प्रेशर का वैल्यू क्या होते जाता है, डिक्रीज होते जाता है सरफेस लेवल से, ऐसा बोला जा रहा है यहाँ पर। एट अ डेप्थ ऑफ 1 किलोमीटर द इंक्रीज इन द प्रेशर इंक्रीज इन प्रेशर इज़ 100 एटमॉस्फेरिक। और इस तरह से जब हम लोग वाटर सरफेस से 1 किलोमीटर तक डेप्थ में अगर चले जाते हैं तो प्रेशर लगभग 10 एटमॉस्फेयर तक बढ़ जाता है। सबमरीन आर डिज़ाइन टू विथस्टैंड सच इनॉर्मस प्रेशर्स। और सबमरीन्स में इस प्रकार का एटमॉस्फेयर और प्रेशर से रिलेटेड घटना देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो ये रहा 10.2 एग्जाम्पल जिसका आंसर आया है 2 एटमॉस्फेरिक। आगे देखते हैं, अब इससे रिलेटेड नेक्स्ट एग्जाम्पल करने की कोशिश करते हैं। कुछ और एग्जाम्पल है यहाँ पर जो आप लोग के एनसीईआरटी बुक्स में दिए हुए हैं। एग्जाम्पल 10.3 द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर एट सी लेवल इज 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अज्यूम दैट इट डज नॉट चेंज विथ एल्टीट्यूड, देन हाउ हाइट वुड द एटमॉस्फेरिक एक्सटेंड। यहाँ पर ये बोला जा रहा है हमको एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर में जो सी लेवल होता है उस वहाँ पर सी लेवल पर जो एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी है ये हमको दी हुई है 1.29 किलोग्राम मीटर क्यूब। और यहाँ पर ये माना जा रहा है, ये अज्यूम किया जाना है कि यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर की डेंसिटी है सी लेवल से उसकी जो डेंसिटी चेंज नहीं होती है। जैसे जैसे हम लोग हाइट पर जाते जाते हैं या हाइट बढ़ते जाती है तो इसकी डेंसिटी में चेंज नहीं होती है। देन हाउ हाई वुड एटमॉस्फेयर एक्सटेंड, तब हमको ये बताना है कि ये जो एटमॉस्फेयर है ये कितनी हाइट तक ये एक्सटेंड करेगा या एक्सपेंड करेगा या फैलेगा, ठीक है, ये हमको बताना है। दैट मीन्स यहाँ पर हम लोग को एच का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो फिर से हम लोगों को पता है रो एच जी, प्रेशर निकालने का फॉर्मूला हम लोग को पता है रो एच जी, बट यहाँ पर हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, हाइट कैलकुलेट करना है। इसलिए एच को हम लोग यहीं रखते हैं, बाकी को इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो हम लोगों को क्या मिलेगा, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक एट सी लेवल ये हमको दे रखा है 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये हमको डेंसिटी का वैल्यू दे रखा है। और जी का वैल्यू हम लोग को लेना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एच का वैल्यू यहीं रख देना है, ठीक है। और इधर क्या था, ये किसका वैल्यू है, प्रेशर गेज का वैल्यू है। किसका वैल्यू है, प्रेशर गेज का वैल्यू है रो जी एच। और यहाँ पर प्रेशर गेज या एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1.01 क्रॉस 10⁵ पास्कल होता है। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे इन सब को ट्रांसफ़र करके इधर लाएंगे और ये जो एच होता है इसको यहीं पे रखेंगे क्योंकि हम लोग को एच का वैल्यू ही निकालना है। और इन सब को हम लोग जब इधर ट्रांसफ़र करेंगे उसके बाद हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को आंसर मिलेगा 7989 मीटर मिल जाएगा, जिसको हम लोग लगभग 8 किलोमीटर के आसपास कंसीडर कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये 7 अगर हम लोग इस मीटर को किलोमीटर में चेंज करें
किलोमीटर में चेंज करें तो लगभग हम लोग को कितना मिलेगा, 8 किलोमीटर मिलेगा, क्योंकि मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए हम लोग 10⁻³ का मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो 7,989 है इसको लगभग हम लोग 8,000 कंसिडर कर सकते हैं, तब हम लोग को 8 किलोमीटर मिल जाएगा, इसीलिए यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट का सिंबल लगा हुआ है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अर्थात यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है वो 8 किलोमीटर तक क्या होगा, एक्सटेंड करेगा। ठीक है, इन एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। 10.4 एट अ डेप्थ ऑफ 1000 मीटर इन एन ओशियन व्हाट इज द एब्सोल्यूट प्रेशर। अगर हम लोग ओशियन या समुद्र से 100 मीटर डेप्थ की बात करें, 100 मीटर डेप्थ की बात करें, तो यहाँ पर एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होगा, ये हम लोग को कैलकुलेट करना है। दूसरी चीज़ कैलकुलेट करनी है, व्हाट इज़ द गेज प्रेशर, गेज प्रेशर कैलकुलेट करनी है। सी, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द विंडो ऑफ एरिया 20 सेंटीमीटर क्रॉस 20 सेंटीमीटर ऑफ द सबमरीन एट दिस डेप्थ। सबमरीन में जो विंडो है उसका एरिया इतना है, तो उसमें कितना फोर्स लगेगा ये हम लोग को फाइंड आउट करनी है। द इंटीरियर ऑफ विच मेंटेन एट सी लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो सी लेवल से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या करता है, मेंटेन करता है। और यहाँ पर बोला जा रहा है द डेंसिटी ऑफ सी वाटर, वाटर की जो डेंसिटी है इसको हम लोग को कंसिडर करना है 1.03 क्रॉस 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और जी का जो वैल्यू है ये हम लोग को लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है, ए बी सी। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो डाटा दे रखा है उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग कोई ओशियन की हाइट दे रखी है, डेप्थ दे रखा है जिसको हम लोग एच से डिनोट किए हैं। तो एच का वैल्यू यहाँ पर 1000 मीटर दे रखा है, और डेंसिटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 1.03 क्रॉस 10⁻³ किलोग्राम मीटर क्यूब दे रखा है। किसकी डेंसिटी, सी वाटर की। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को कैलकुलेट करना है यहाँ पर एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर को पी से डिनोट करते हैं, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को पी ए से डिनोट करते हैं, और गेज प्रेशर को पी जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो हमको पता है P = PA प्लस रो जी एच होता है। PA का वैल्यू दे रखा है, रो का वैल्यू हम लोग को दे रखा है, और G का वैल्यू हमको पता है, और H का वैल्यू दे रखा है। तो सभी वैल्यू को यहाँ पर पुटअप करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एडिशन, सब्सट्रैक्शंस और मल्टीप्लिकेशन के अलावा कुछ नहीं है। तो इसको जब आप लोग सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लिकेशन करके जब सॉल्व करेंगे तो आप लोग को मिल जाएगा P = 104.01 क्रॉस 10⁵ पास्कल। और यहाँ पर 10⁵ पास्कल को हम लोग लिख सकते हैं 1 एटमॉस्फेयर। इसलिए यहाँ पर जो एब्सोल्यूट प्रेशर का जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 104 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ जाएगा। सेकंड बात करते हैं गेज प्रेशर। तो गेज प्रेशर क्या होता है, Pg = रो जी एच होता है। तो रो का वैल्यू हम लोग को दे रखा है, जी का वैल्यू पता है, एच का भी वैल्यू दे रखा है। सभी वैल्यू को पुट करेंगे तो Pg = मिलेगा 1.03 क्रॉस 10⁻³ किलोग्राम मीटर पर क्यूब, और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 1000 मीटर। अब इन सभी वैल्यू को फिर सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद हमको मिलेगा 103 क्रॉस 10⁵ पास्कल। और इस पास्कल को 10⁵ पास्कल को हम लोग लिख सकते हैं 1.01 क्रॉस 10⁵ पास्कल को हम लोग लिख सकते हैं 1 एटमॉस्फेरिक इक्वल। इसलिए यहाँ पर गेज प्रेशर को अप्रॉक्स हम लोग लिख सकते हैं 103 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आता है। थर्ड क्वेश्चन, सी में हम लोग को निकालना है फोर्स का वैल्यू। क्या निकालना है, फोर्स का वैल्यू। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सी में, द प्रेशर आउटसाइड द सबमरीन इज P = PA प्लस रो जी एच, एंड द प्रेशर इनसाइड इट इज PA. Hence, the net pressure acting on the window is gauge pressure. PG = rho GH. Since the area of the window is A = 0.04 meter square, the force acting on it is F = PGA. जैसे कि हम लोग को पता है प्रेशर का फॉर्मूला होता है F/A। तो यहाँ पर हम लोग अभी कैलकुलेट कर चुके हैं Pg, इसलिए मैं इसको लिख लेता हूँ Pg = F/A। और यहाँ पर F का वैल्यू निकालना है, इसलिए A को इधर ट्रांसफर करूंगा तो F = क्या मिल जाएगा, PGA मिल जाएगा। और Pg का वैल्यू अब भी हम लोग कैलकुलेट किए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 103 क्रॉस 10⁵ पास्कल होता है। और अगर एरिया की बात करें तो यहाँ पर एरिया हम लोग को दे रखा है, यहाँ पर जो सबमरीन का जो विंडो का जो
एरिया है ये हम लोग को 20 सेंटीमीटर क्रॉस 20 सेंटीमीटर दे रखा है। अगर हम लोग 20 सेंटीमीटर को 20 से मल्टीप्लाई करें तो 20 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा 20 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 20 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा, तो 400 सेंटीमीटर आ जाएगा। और 400 सेंटीमीटर को अगर हम लोग मीटर में कन्वर्ट करें तो यहाँ पर हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 की पावर 2 से। और जब हम लोग इसको 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा, इसलिए ये 10 की पावर -2 का स्क्वायर आएगा। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10 की पावर में 4 हो जाएगा, तो 10 की पावर में 4 मतलब इसको 10,000 से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.04 मीटर स्क्वायर मिल जाएगा। सेंटीमीटर को हम लोग किस में चेंज किए हैं, मीटर में, तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर एरिया का वैल्यू कितना आ गया, 0.04 मीटर लिया हुआ है। तो यहाँ पर ए का वैल्यू 0.04 मीटर स्क्वायर रखेंगे, उसके बाद इनको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग को मिल जाएगा 4.12 क्रॉस 10 के पावर 5 न्यूटन मिल जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस प्रकार से ए बी सी तीनों ही क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं, अब आगे हम लोग इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होता है, जिसको हिंदी में श्यानता कहा जाता है। क्या कहते हैं, श्यानता कहलाता है। तो ये होता क्या है एक्चुअल में, चलिए देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ द फ्लूइड आर नॉट आइडियल वंस एंड ऑफर सम रेजिस्टेंस टू द मोशन। बहुत सारे फ्लूइड पाए जाते हैं इस यूनिवर्स में, जिसमें से कोई भी सभी जो है आइडियल फ्लूइड नहीं होते हैं। आइडियल फ्लूइड नहीं होते हैं बोलने का मतलब ये है, आइडियल फ्लूइड एक ऐसा फ्लूइड है जो किसी भी बॉडी के या फ्लूइड के मोशंस का अपोज नहीं करता है, उसको हम लोग आइडियल फ्लूइड कहते हैं, या उसको नॉन विस्कस फ्लूइड कहते हैं। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इस यूनिवर्स में बहुत कम ऐसे फ्लूइड हैं जो आइडियल होते हैं। सभी फ्लूइड जो है क्या करते हैं, मोशन का अपोज करते हैं। दिस रेजिस्टेंस टू फ्लूइड मोशन इज लाइक एन इंटरनल फ्रिक्शन एनालॉजियस टू फ्रिक्शन व्हेन अ सॉलिड मूव्स ऑन अ सरफेस। जिस प्रकार हम लोग सॉलिड के केस में पढ़ते हैं कि सॉलिड जो है किसी सरफेस पर जब मूव करता है तो वहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स लगता है, उसी प्रकार फ्लूइड के केस में अगर हम लोग बात करें तो जब फ्लूइड मूव करता है, फ्लूइड में जब मोशन होता है तो इसमें भी एक फ्रिक्शन फोर्स हम लोग इमेजिन कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल फ्रिक्शन, जो कि फ्लूइड के लेयर्स के बीच में होती है। इट इज कॉल्ड विस्कोसिटी। इसी को क्या कहा जाता है, विस्कोसिटी कहा जाता है। दिस फोर्स एग्जिस्ट व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन लेयर ऑफ द लिक्विड। और ये विस्कोसिटी जो विस्कस फोर्स है ये तब एग्जिस्ट करता है जब वो फ्लूइड क्या करता है, मोशन में रहता है। और ये कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, जब फ्लूइड के लेयर्स के बीच में रिलेटिव मोशंस प्रोड्यूस होता है या एग्जिस्ट करता है तब। तो यहाँ पर ये लंबा चौड़ा लिखा है, ये केवल आप लोगों को समझाने के लिए है। अगर आप लोग को विस्कोसिटी का डेफिनेशन लिखना है तो डेफिनेशन को लिखने से पहले ये होता क्या है, इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखा हुआ है। और अगर आप लोगों को डेफिनेशन लिखना है तो विस्कोसिटी क्या होती है, किसी भी फ्लूइड की एक प्रॉपर्टी होती है। कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो इंटरनल फोर्स फ्रिक्शंस के द्वारा ये फ्लूइड के मोशंस का अपोज करती है comes into play when fluid is motion and which oppose the relative motion between its different layer। जो फ्लूइड है, फ्लूइड के डिफरेंट लेयर होते हैं, तो वो सभी लेयर्स का क्या करते हैं, उसमें जो विस्कोसिटी की जो प्रॉपर्टी होती है उसी प्रॉपर्टी की वजह से एक दूसरे के लेयर्स को, मोशंस को रोकने की कोशिश करता है। तो फ्लूइड की उसी प्रॉपर्टी को ही हम लोग क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। एक बार और रिपीट कर देता हूं, विस्कोसिटी क्या होती है, किसी भी फ्लूइड की एक प्रॉपर्टीज होती है। कैसी प्रॉपर्टी होती है, तो एक ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो कि फ्लूइड के लेयर्स के मोशंस का अपोज करती है, लिक्विड को मना करती है आप फ्लो मत हो, ऐसा करके उसको क्या करते हैं, मना करते हैं। तो इसका कारण क्या है, तो फ्लूइड के अंदर में एक फोर्स प्रोड्यूस होता है, उसका नाम है इंटरनल फोर्स ऑफ फ्रिक्शंस। और ये किसके बीच होता है, तो फ्लूइड के लेयर्स के बीच में होते हैं।
ठीक है। और यहाँ पर ये दोनों पॉइंट छूट गए थे। आइडियल फ्लूइड क्या होते हैं, जैसे कि मैं यहीं पर बता दिया था, आइडियल फ्लूइड एक ऐसा फ्लूइड होता है जिसमें किसी भी प्रकार की रेजिस्टेंस नहीं होती है और ना ही इसमें विस्कोसिटी होती है, मतलब इसकी विस्कोसिटी क्या होती है, ज़ीरो होती है। जैसे कि एयर और वाटर, एयर और वाटर में ना ही विस्कोसिटी होती है, ना ही इसमें रेजिस्टेंस होता है। जब भी हम लोग एयर या वाटर को जब हम लोग फ्लो कराते हैं वाटर को, तो इसमें किसी भी प्रकार का इंटरनल फ्रिक्शन प्रोड्यूस नहीं होता है, ये मोशन का अपोज नहीं करते हैं। जैसे हम लोग ज़मीन पे डालते हैं तो वाटर जो है आसानी से बह जाता है और एयर भी हमारे चारों तरफ बहते ही रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस होती नहीं है और इसमें विस्कोसिटी भी नहीं होती है। और इस यूनिवर्स में जितने भी फ्लूइड हैं सभी क्या हैं, रियल हैं। सभी फ्लूइड क्या हैं, रियल हैं। आई होप अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये विस्कोसिटी होता क्या है। ठीक है। अगर विस्कोसिटी का ये वाला डेफिनेशन नहीं समझ में आए तो एक और डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, दोनों में से किसी एक को आप लोग अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। विस्कोसिटी इज अ मेजर ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स और विस्कस फोर्स बिटवीन द एडजेसेंट लेयर ऑफ द फ्लूइड विच विथ इट अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन देम। तो विस्कोसिटी क्या होता है, एक मेजर होता है, मेजरमेंट होता है किसकी, फ्रिक्शनल फोर्स की या फिर विस्कस फोर्स की। किसके किसके बीच, फ्लूइड में जो लेयर्स होते हैं उन लेयर्स के बीच। एडजेसेंट का मतलब होता है क्रमशः लेयर के बीच। वही लेयर्स क्या करते हैं, इस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से उस लेयर्स के मोशंस का अपोज करती है। क्या करती है, मोशन का अपोज करती है। तो उसी मेजरमेंट या प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। जैसे कि ये हमारे पास एक सरफेस है, मैं कंसीडर कर लेता हूँ ये एक टेबल का सरफेस है। अगर आप लोग यहाँ पर वाटर को डालोगे तो वाटर जो है आसानी से सभी तरफ फैल जाएगा, क्योंकि इसकी विस्कोसिटी क्या होती है, ज़ीरो होती है। अर्थात ये मोशंस का अपोज नहीं करती, इसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होता है। लेकिन वहीं अगर मैं यहाँ पर ग्लिसरीन को डाल दूँ या हनी को डाल दूँ, शहद, तो ये क्या करेगा, यहीं पर चिपक जाएगा और उसका जो ऊपर का लेयर है वो मोशन करने की कोशिश करेगा, लेकिन ज़्यादा मोशन नहीं कर पाएगा, वो स्टेबल स्टेट में आ जाएगा, रेस्ट स्टेट में आ जाएगा। तो इस प्रकार का जो फ्लूइड है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विस्कस फ्लूइड बोलते हैं। और वो जो विस्कस फ्लूइड जो ये मोशंस को अपोज करने की जो प्रॉपर्टी शो कर रहा है इंटरनल फ्रिक्शंस की वजह से, उसको हम लोग बोलते हैं विस्कोसिटी। आई होप अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि विस्कोसिटी क्या होता है। तो यहाँ पर अगर वाटर और ग्लिसरीन में विस्कोसिटी किसकी ज़्यादा होती है, तो आप लोग बोलिएगा कि यहाँ पर ग्लिसरीन की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। और क्यों बोलेंगे तो आप बता देना, क्योंकि विस्कस फोर्स का जो अमाउंट है वो ग्लिसरीन में ज़्यादा होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कॉज ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का कारण क्या है, तो जैसे कि मैं यहाँ पर पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि विस्कोसिटी का कारण क्या है, फिर भी यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर ये टेबल है, टेबल का सरफेस है। जैसे ही हम लोग इसके ऊपर ग्लिसरीन को डाले हैं तो ग्लिसरीन को अगर हम लोग जूम करके माइक्रोस्कोपिकली देखें तो हमको उसमें क्या दिखाई देता है, डिफरेंट टाइप के लेयर्स दिखाई देते हैं। तो हम लोग कंसिडर करते हैं ये ग्लिसरीन का या किसी भी फ्लूइड का ये वाला जो लेयर है ये टेबल के सरफेस टेबल के सरफेस के साथ जो कांटेक्ट में है वो वाला सरफेस है, जिसके पास किसी भी प्रकार की वेलोसिटी नहीं होती, ये फिक्स्ड सरफेस होती है। और अगर ग्लिसरीन के लेयर्स को देखें तो जो सबसे ऊपर वाला जो लेयर होता है इसमें कुछ वेलोसिटी होती है, इसमें उससे कम, इसमें उससे कम, इसमें उससे कम, धीरे 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 करके इसकी लेयर्स की जो वेलोसिटी वो क्या होती है, डिक्रीज होते 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 जीरो हो जाती है। और सबसे बॉटम लेयर है इसकी वेलोसिटी जो है मैक्सिमम होती है। ये भी ज़्यादा देर तक फ्लो नहीं करता है, कुछ देर जाकर ये रेस्ट में आ जाता है, चाहे आप शहद की बात करें चाहे ग्लिसरीन की बात करें, दोनों ही केस में। तो ये सरफेस लेयर क्या हो जाती है, रुक जाती है। क्यों? क्योंकि ये लेयर में आपस में ये लेयर एक दूसरे के मोशंस को क्या कर रहे हैं, आपस में अपोज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है। इसी फोर्स को हम लोग कहते हैं विस्कस फोर्स। इसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, विस्कस फोर्स कहते हैं। तो ये जो ये सब एक दूसरे, ये लेयर जो देख पा रहे हैं इन्हीं को एडजेसेंट लेयर कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, एडजेसेंट लेयर कहा जाता है, या सरफेस लेयर कहते हैं। तो यही लेयर जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं विस्कोसिटी के लिए। यहाँ पर F को क्या कहा जाता है, ड्रैगिंग टेंजेंशियल फोर्स कहा जाता है या विस्कस फोर्स कहा जाता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ विस्कोसिटी की बात करते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ विस्कोसिटी की। अगर आप लोगों को पूछा जाए हनी और वाटर, इसमें किसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, तो हनी की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि ये मोशंस को ज़्यादा अपोज करता है, मोशन का ज़्यादा अपोज करता है, और वाटर नहीं करता। या फिर विस्कस फोर्स हनी की ज़्यादा होती है, वाटर की कम होती है। इसी प्रकार अगर हम लोग मोटर ऑयल की बात करें, विंटर अर्थात सर्दी के दिनों में विस्कोसिटी जो है ऑयल की क्या हो जाती, बढ़ जाती है, जबकि गर्मी के दिनों में कम हो जाती है। अगर हम लोग केचप की बात करें, टोमेटो केचप या फिर कुछ भी केचप हो, उसकी विस्कोसिटी क्या होती, कम होती है टूथपेस्ट के कंपैरिजन में। टूथपेस्ट की विस्कोसिटी क्या होती, ज़्यादा होती है। वी कैन वॉक इन एयर बट नॉट इन वाटर, हम लोग एयर में आसानी से चल सकते हैं, बट वाटर में हम लोग आसानी से नहीं चल सकते, क्योंकि वाटर और एयर के अगर हम लोग विस्कोसिटी के कंपेयर करें तो वाटर की विस्कोसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, इस वजह से। आगे बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और न्यूटन फार्मूला की। अभी तक हम लोग जो विस्कोसिटी पढ़ रहे थे, अब हम लोग इसके लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे। अगर कोई भी फ्लूइड जो है, उस फ्लूइड में अगर विस्कस फोर्स होता है तो इसका अमाउंट कितना होगा, आखिर इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो इसी के फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए न्यूटन ने एक थ्योरी डेवलप किया था, या इसका डेरिवेशंस किया था, उसी डेरिवेशंस के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। इसके लिए हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, ये हमारे पास एक फिक्स्ड सरफेस है, ये हमारे पास एक फिक्स्ड सरफेस है, और इससे x डिस्टेंस पर एक फ्लूइड या लिक्विड का लेयर है हमारे पास, जिसकी वेलोसिटी है v। ये पॉजिटिव x डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। और हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि ये जो लेयर है, इस लेयर को मैं q नाम दे देता हूँ, और इससे dx डिस्टेंस पर एक और लेयर है जिसको मैं p नाम दे देता हूँ, और दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया a है। इस वाले लेयर का भी क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, और इस वाले लेयर का भी क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, और इसकी वेलोसिटी v है, और इसकी वेलोसिटी भी हम लोग कंसिडर कर लेते हैं v प्लस dv। क्यों, क्योंकि इन दोनों की वेलोसिटी में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, वो डिफरेंस कितना है, dv है। इन दोनों के वेलोसिटी में डिफरेंस कितना है, dv है। तो मैं क्या करूंगा, इसकी वेलोसिटी v है, तो v में मैं क्या करूंगा, dv को ऐड कर दूंगा, तो इसकी टोटल वेलोसिटी मुझे मिल जाएगी, इस वजह से। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x है। तो ये जो फिक्स्ड सरफेस है, यहाँ से इस वाले सरफेस का, p वाले सरफेस के बीच का, या p वाले जो फ्लूइड का लेयर है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x प्लस dx हो जाएगा। आई होप ये डायग्राम आप लोग को समझ में आया होगा। और ये जो फ्लूइड है, फ्लूइड का ये जो लेयर है, इस लेयर के बीच में इंटरनल फ्रिक्शंस की वजह से एक फोर्स लग रहा है, जिसको हम लोग विस्कस फोर्स बोलते हैं। इसका डायरेक्शन इसके वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ। इस डायग्राम में F का मतलब है विस्कस फोर्स, A का मतलब है एरिया ऑफ दी लिक्विड लेयर, और P और Q क्या चीज़ है, लिक्विड सरफेस लेयर। dx क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दी P एंड Q लेयर। v प्लस dv क्या है, वेलोसिटी ऑफ P एंड Q। x और x प्लस dx क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड सरफेस ऑफ P एंड Q। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग बात करते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन ही ऑब्जर्व दैट फ्रॉम एबो फिगर, जो अभी हम लोग डायग्राम देखे थे, वहाँ से न्यूटन के द्वारा ऑब्जर्व किए गए थे कि जो विस्कस फोर्स होता है ये लिक्विड के लेयर के प्रोपोर्शनल होता है। ये उनका फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था। दूसरा ऑब्जर्वेशन ये था कि विस्कस फोर्स जो है, जो लिक्विड लेयर की जो वेलोसिटी ग्रेडियंट होती है, ये इसके प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ पर ये वाला जो ऑब्जर्वेशन है, इसको हम लोग दो तरीके से समझ सकते हैं। न्यूटन ने ये ऑब्जर्व किया था कि ये जो विस्कस फोर्स है, इसका मैग्नीट्यूड जो है वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, अर्थात लिक्विड लेयर में जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतने ही उनके बीच विस्कस फोर्स लगेगा।
और दूसरा ऑब्जर्वेशन ये था कि ये जो विस्कस फोर्स है, लिक्विड लेयर के बीच का डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ही कम विस्कस फोर्स लगेगा, और उनके बीच का डिस्टेंस जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा वो विस्कस फोर्स लगेगा। ये ऑब्जर्वेशन था। फिर इन दोनों को एक साथ यदि लिखते हैं तो हम लोग को F प्रोपोर्शनल टू dv अपॉन dx ही मिलता है। और यहाँ पर dv अपॉन dx को क्या कहा जाता है? वेलोसिटी ग्रेडियंट कहा जाता है। अब हम लोग कंसीडर कर लेते हैं ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को दोनों को अगर कंबाइन करके लिखूं तो इसी को मैं लिख सकता हूँ A प्रोपोर्शनल टू A dv अपॉन dx। और यहाँ पर प्रोपोर्शनल को हटाकर एक कांस्टेंट ले लेते हैं ईटा। यहाँ पर इसको बोला जाता है ईटा। क्या बोलते हैं? ईटा। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और यहाँ पर हम लोग नेगेटिव साइन लिए हैं। यहाँ पर नेगेटिव साइन इसलिए लिए हैं क्योंकि विस्कस फोर्स का डायरेक्शन क्या था? इधर था। विस्कस फोर्स का डायरेक्शन इधर था और इसके अपोजिट में किसका डायरेक्शन था? वेलोसिटी का डायरेक्शन था। तो देखो विस्कस फोर्स और वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो यहाँ पर नेगेटिव साइन क्या बताता है? विस्कस फोर्स और वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो यहाँ पर इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 कंसिडर कर लेते हैं। और इक्वेशन नंबर 3 में ईटा का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, नेगेटिव साइन का मतलब है फोर्स एंड वेलोसिटी जो कि अपोजिट डायरेक्शन में है, एफ का मतलब है विस्कस फोर्स या इसी को टेंजेंशियल फोर्स भी कहते हैं, और ए का मतलब है क्रॉस सेक्शन एरिया। अब यदि हम लोग इस इक्वेशंस में a के वैल्यू को 1 कंसीडर कर ले और वेलोसिटी ग्रेडियंट के वैल्यू को यूनिट कंसीडर कर ले तो हम लोग इक्वेशन नंबर 3 से लिख सकते हैं F इज इक्वल टू ईटा। और ये हमको बताता है कि विस्कस फोर्स जो है किसके इक्वल होता है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के इक्वल होता है। विस्कस फोर्स जो है किसके इक्वल होता है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के इक्वल होता है। चलिए आगे बात करते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं डायमेंशन और यूनिट के बारे में। किसकी डायमेंशन और यूनिट के बारे में? तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन और यूनिट के बारे में बात करते हैं। वी हैव हमारे पास क्या है? F इज इक्वल टू माइनस ईटा ए dv अपॉन dx। ये अब भी हम लोग कैलकुलेट किए हैं। यहाँ से हम लोग को क्या निकालना है? ईटा का डायमेंशन और यूनिट निकालना है। इसलिए ईटा को हम लोग यहीं रखते हैं, बाकी टर्म्स को इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो हमको मिल जाएगा ईटा इज इक्वल टू माइनस एफ अपॉन ए dx अपॉन dv मिल जाएगा। यहाँ पर फोर्स को हम लोग मेज़र करते हैं न्यूटन से, dx को मेज़र करते हैं मीटर से, a को मेज़र करते हैं मीटर स्क्वायर से, और dv को मेज़र करते हैं मीटर पर सेकेंड से। तो यहाँ से ये वाला मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, और 1 न्यूटन को हम लोग लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। और यहाँ पर ये मीटर स्क्वायर है, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला मीटर तो कैंसिल आउट हो गया था, लेकिन ये न्यूटन वाला मीटर है यहाँ पर, तो ये वाला मीटर और ये वाला मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये वाला सेकंड तो ऊपर चला गया है, और ये वाला जो सेकंड है ये न्यूटन का सेकंड स्क्वायर है। तो हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग को यहाँ पर मिल जाएगा किलोग्राम, यहाँ से 1 मीटर बचेगा, ऊपर ले जाएंगे तो मीटर इन्वर्स हो जाएगा, और यहाँ पर ये वाला सेकंड क्या हो जाता है? कैंसिल आउट हो जाता है। तो ये सेकंड नीचे में आता है, लेकिन जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो एस की पावर में -1 हो जाएगा, और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? न्यूटन मीटर -2 सेकेंड लिख सकते हैं। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? न्यूटन मीटर -2 सेकेंड भी लिख सकते हैं यहाँ से। इसको हम लोग इधर आगे और सॉल्व किए। अगर इधर आगे सॉल्व नहीं करते तो हम लोग को यहाँ से ये वाला यूनिट देखने को मिल जाता। और इस फॉर्मूला को हम लोग इसलिए निकालें क्योंकि हम लोग को डायमेंशन फॉर्मूला भी देखना था। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट डायमेंशन फॉर्मूला लिख सकते हैं विस्कोसिटी कोफिशिएंट के लिए। तो किलोग्राम को हम लोग लिखते हैं m, मीटर इनवर्स को लिखते हैं l की पावर में -1, और सेकेंड इनवर्स को लिखते हैं t के पावर में -1। तो इसी को कहा जाता है विस्कोसिटी कोफिशिएंट का डायमेंशन फॉर्मूला। एक चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर 1 न्यूटन मीटर -2 सेकेंड, 1 न्यूटन मीटर -2 सेकेंड का 1 pl होता है, और pl को बोला जाता है पाई जूले। क्या बोला जाता है? पाई जूले। ये एक साइंटिस्ट का नाम है, ये एक छोटा सा यूनिट है, इसमें हमको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस इसको याद रख लीजिएगा ताकि ऐसा ना लगे कि हम लोग इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, क्योंकि 11th क्लास के सिलेबस में पाई जूलेस लॉ जो है डिलीटेड है ना। आगे बात करते हैं अगेन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग क्या करते हैं? फिर से इक्वेशन नंबर 1 से फिर से हमारे पास है F इज इक्वल टू ईटा ए dv अपॉन dx। तो यहाँ से फिर ईटा को यहीं पे रखते हैं, बाकी को इधर ट्रांसफर करते हैं, तो हमको मिल जाएगा F अपॉन ए dv अपॉन dx। तो ये dv अपॉन dx को हम लोग v अपॉन x भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर dv को हम लोग लिख सकते हैं x
सॉरी v, और dx को हम लोग लिख सकते हैं x। क्यों? dx का मतलब dv का मतलब होता है चेंज इन डिस्टेंस और चेंज इन वेलोसिटी, तो d का मतलब होता है स्मॉल चेंज, तो इसको अप्रॉक्स हम लोग इतने के इक्वल लिख सकते हैं। तो इसी इक्वेशंस को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं f/a/v/x। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डेफिनेशन होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो इसलिए मैं वेलोसिटी को हटाकर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिख लेता हूँ, ये x वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पर f/a क्या बताता है? ये शेयरिंग स्ट्रेस का डेफिनेशन है, और डेल x/x हमको क्या बताता है? शेयरिंग स्ट्रेन का डेफिनेशन, और ये 1/t जो है वैसे ही रहेगा। और यहाँ पर अगर मैं t को 1 सेकेंड ले लूँ, यूनिट टाइम ले लूं, तो इसी फॉर्मूले को मैं लिख सकता हूं ईटा इज इक्वल्स टू शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन में शेयर स्ट्रेन, और इसी को क्या कहा जाता है? इन दिस केस इट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को हम लोग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग बात करते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पल 10.9 की। अ मेटल ब्लॉक ऑफ एरिया 0.10 मीटर स्क्वायर is connected to a 0.01 kilogram mass with a string that pass over an ideal pulley considered massless and frictionless। जैसे कि डायग्राम 10.15 में दिखाया गया है। ये 10.15 डायग्राम है जिसमें हमें एक ब्लॉक दिया हुआ है जिसका एरिया कितना दे रखा है? यहाँ पर एरिया दे रखा है 0.10 मीटर स्क्वायर दे रखा है। उसके बाद इसको एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड किया है, और स्ट्रिंग से ये इसको बोलते हैं पुल्ली, इसको बोलते हैं पुल्ली। पुल्ली से होते हुए यहाँ पर इस स्ट्रिंग के एक छोर पर, एक एंड पर हम लोग क्या कनेक्ट कर दिए? एक मास कनेक्ट कर दिए, जिसका मास हम लोग को दे रखा है 0.01 किलोग्राम दे रखा है। तो ये एक सेटअप है। आगे देखते हैं। अ लिक्विड विद अ फिल्म थिकनेस ऑफ 0.30 mm इज प्लेस्ड बिटवीन द ब्लॉक एंड द टेबल। ये टेबल है और ये ब्लॉक है, दोनों के बीच में यहाँ पर लिक्विड रखा हुआ है, लिक्विड का फिल्म रखा हुआ है, जिसकी थिकनेस कितनी दे रखी है? इसकी थिकनेस दे रखी है 0.30 mm दे रखा है। आगे देखते हैं। व्हेन रिलीज द ब्लॉक मूव्स टू राइट विद इन अ कांस्टेंट स्पीड 0.085 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अब हम लोग इस मास को फ्रीली छोड़ देते हैं, और इसकी जो कांस्टेंट स्पीड है वो कितनी होगी? 0.085 मीटर पर सेकेंड रहेगी, ऐसा क्वेश्चन में बोला जा रहा है। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड। तो इस लिक्विड सरफेस की हमको क्या निकालनी है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, दैट मीन्स ईटा का वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करना है। आई होप ये क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है ये आप लोग को समझ में आ गया होगा इस डायग्राम के थ्रू। तो हम लोग को कैलकुलेट करना है ईटा का वैल्यू। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द मेटल ब्लॉक मूव्स टू द राइट बिकॉज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, द टेंशन T इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेट ऑफ द सस्पेंडेड मास M। Thus the shear force F is equals to T is equals to mg। अच्छा, यहाँ पर इस मास की वजह से जब ये धीरे धीरे मूव करेगा तो यहाँ पर इस स्ट्रिंग के ऊपर एक फोर्स लगेगा जिसको हम लोग टेंशन फोर्स कहते हैं। और ये टेंशन फोर्स जो है किसके इक्वल होगा? यहाँ पर ये जो मास है इसके वेट के इक्वल होगा। दैट मीन्स इस स्ट्रिंग में जो टेंशन फोर्स प्रोड्यूस होगा ये कितने के इक्वल होगा? यहाँ पर जो इस बॉडी का जो वेट होगा इसके इक्वल होगा, अर्थात इसको हम लोग बोल सकते हैं ये mg के इक्वल होगा। ठीक है, और वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। और ऐसा कि और यहाँ पर ये जो फ्लूइड है इसके ऊपर जो सीरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा वो भी इसी के इक्वल होगा, अर्थात जितना ज़्यादा इसका वेट होगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स प्रोड्यूस होगा, और यहाँ पर ये जो फ्लूइड का सरफेस है उस पर उतना ही शेयरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर ये जो स्ट्रिंग है ये मासलेस है, और यहाँ पर ये जो पुल्ली के साथ ये फ्रिक्शन हो रहा है ये इसको नेग्लिजिबल कंसीडर किया जा रहा है, फ्रिक्शनलेस है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा हुआ है कंसीडर्ड मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस।
आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं F इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू एम जी, और यहाँ पर m का वैल्यू हम लोग को दे रखा है क्वेश्चन में 0.010 किलोग्राम्स, और g का वैल्यू हम लोग को पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 9.8 क्रॉस 10⁻⁻² न्यूटन मिल जाएगा। अब हम लोगों को पता है शियर स्ट्रेस, हम लोग को निकालना क्या है, ईटा का वैल्यू निकालना है। और ये ईटा जो है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहलाता है, जिसका फॉर्मूला हम लोग अभी कुछ देर पहले देखे थे, F/A/dV/dx। इसको हम लोग F/A/V/x लिख सकते हैं, या इसी को इस टर्म्स में भी लिख सकते हैं, जहाँ पर ये वेलोसिटी को ΔX/x लिखा गया है। तो यहाँ पर ये वाला जो फॉर्मूला है, इसमें F/A को कहा जाता है स्ट्रेस, और V/x को कहा जाता है स्ट्रेस रेट कहा जाता है। और इसी चीज़ को यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, ईटा इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन रेट। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग स्ट्रेस कैलकुलेट करते हैं, किसके ऊपर, यहाँ पर ये जो फ्लूइड है जिसके ऊपर ये ब्लॉक रखा हुआ है। तो स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए F/A ये फॉर्मूला होता है। F का वैल्यू हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर चुके हैं 9.8 क्रॉस 10⁻⁻² न्यूटन, और A का वैल्यू हम लोग को क्वेश्चन में दे रखा है 0.10, यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है 0.10, और ये यूनिट हो जाएगा F का न्यूटन, A का मीटर स्क्वायर। इसी प्रकार स्ट्रेन रेट निकालेंगे। स्ट्रेन रेट का जो डेफिनेशन है, फॉर्मूला है, वो है V/x। तो यहाँ पर हम लोग x की जगह पर क्या ले लिए हैं, L ले लिए हैं। तो ये हो जाएगा V/L इज इक्वल्स टू, वेलोसिटी का वैल्यू हम लोग को दे रखा है क्वेश्चन में, कहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे 0.085 मीटर पर सेकेंड। तो इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे। L का मतलब है यहाँ पर जो लिक्विड सरफेस फिल्म है, इसका जो थिकनेस दे रखा है वो है 0.30 mm। तो जब हम लोग mm को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम लोग 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हम लोग को क्या बचेगा, वेलोसिटी का जो यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड होता है, और एल का जो यूनिट होता है मीटर होता है। तो यहाँ पर मीटर मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर यूनिट क्या बचेगा, सेकेंड इनवर्स। यहाँ पर 1/सेकेंड बचेगा, तो इसको ऊपर ले जाएंगे। चलिए अब आगे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को शियर स्ट्रेन का वैल्यू मिल गया है 9.8 क्रॉस 10⁻²/0.10, और स्ट्रेन रेट का भी वैल्यू मिल चुका है 0.085/0.30 क्रॉस 10⁻³ अब इन दोनों को, इस वाले इक्वेशंस को और इस वाले इक्वेशंस को जब हम लोग डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे क्यों, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला है स्ट्रेस स्ट्रेन, या इन दोनों वैल्यू को यहाँ पर लाकर पुट करेंगे तो हम लोग को इतना मिल जाएगा 9.8 क्रॉस 10⁻² न्यूटन, 0.30 क्रॉस 10⁻³ मीटर, और नीचे आ जाएगा 0.085 मीटर पर सेकेंड, 0.10 मीटर स्क्वायर मिल जाएगा। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन बस करना है, कुछ नहीं करना है, तो ये आप लोग कर लीजिएगा। अगर नहीं हो पाएगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ईटा का जो वैल्यू हम लोग को मिलेगा 3.46 क्रॉस 10⁻³ पास्कल सेकेंड मिल जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अर्थात इस यहाँ पर जो लिक्विड फिल्म यूज़ कर रहे हैं उसकी जो विस्कोसिटी कोफिशिएंट होगी वो कितनी होगी, इतना होगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे हम लोग बात करते हैं वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विथ टेम्परेचर। किसी भी लिक्विड का जो विस्कोसिटी है उसके ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। टेम्परेचर इफेक्ट ऑफ द विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड इज ड्यू टू 2 केसेस। किसी भी लिक्विड के विस्कोसिटी जो है उसके ऊपर टेम्परेचर का प्रभाव 2 तरीके से पड़ता है। इंटर मॉलिक्यूलर कोहेसन की वजह से। अब ये इंटर मॉलिक्यूलर कोहेसन एक ऐसा फोर्स होता है जो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है। किसी भी फ्लूइड के या लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में एक फोर्स लगता है जो कि सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है, उसको हम लोग कोहेसन कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ड्यू टू ट्रांसफ़र ऑफ मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो विस्कोसिटी होती है फ्लूइड की, तो उस फ्लूइड में जो फ्लूइड में चाहे वो लिक्विड हो या गैस हो, उसमें जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं इनकी वेलोसिटी या मोमेंटम के ऊपर या मोमेंटम ट्रांसफ़र के ऊपर भी डिपेंड करता है विस्कोसिटी जो होती है लिक्विड की अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। एक चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा, नोट करने वाली बात है, जो लिक्विड होता है इसकी जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ये डिक्रीज़ होती है टेम्परेचर के बढ़ने पर। और अगर हम लोग गैस की बात करें, गैस में कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का वैल्यू जो है बढ़ता है टेम्परेचर के बढ़ने से। ये पॉइंट है, याद रखिएगा, ये प्रैक्टिकली प्रूव्ड है।
ठीक है। चलिए हम लोग लिक्विड के केस में बात करते हैं ये कैसे होता है। इन केस ऑफ लिक्विड, सिंस इन लिक्विड द मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड कोहेसिव। जब भी हम लोग किसी लिक्विड की बात करते हैं तो इसमें गैस के कंपैरिजन में इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं एक दूसरे से बहुत पास पास में होते हैं, और यहाँ पर ये जिस फोर्स से बंधे हुए रहते हैं उसको हम लोग कोहेसिव बोलते हैं, क्योंकि सेम सेम मॉलिक्यूल्स होता है लिक्विड का। आगे बात करते हैं, फोर्स इज मोर एक्जिस्ट, कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होता है लिक्विड में गैस के कंपैरिजन में। आगे बात करते हैं, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज ऑफ लिक्विड देन डिक्रीज कोहेशन फोर्स एंड इंटरमॉलिक्यूलर। तो जब भी हम लोग किसी लिक्विड के टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उनके मॉलिक्यूल्स के बीच जो कोहेशन फोर्स होता है और जो मॉलिक्यूलर्स इंटरेक्शंस होता है ये क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है, जिस वजह से जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी है डिक्रीज होती है। चलिए गैस के केस में क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। गैस के केस में इंटर स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज लार्ज सो द इंटरमॉलिक्यूलर कोहेसिव इज नेग्लिजिबल। इसमें तो इसमें क्या है, कोहेसिव फोर्स लगभग नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि गैस के केस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये बहुत दूर दूर में होते हैं, इनके बीच लार्ज डिस्टेंस होता है। इस वजह से यही कारण है कि गैस में जब हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करवाते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि मोमेंटम इंक्रीज हो जाता है गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है। और जब हम लोग टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो मोमेंटम डिक्रीज हो जाता है और विस्कोसिटी कोफिशिएंट ऑफ भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। आगे बात करते हैं वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विथ प्रेशर। इन केस ऑफ लिक्विड, याद रखिएगा लिक्विड के केस में जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होता है वैसे वैसे विस्कोसिटी ऑफ कोफिशिएंट भी इंक्रीज होता है, और जब ये प्रेशर डिक्रीज होता है तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। अर्थात हम लोग बोल सकते हैं प्रेशर जो है प्रोपोर्शनल होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की। और अगर हम लोग गैस की बात करें तो गैस का जो विस्कोसिटी कोफिशिएंट है ये इंडिपेंडेंट होता है प्रेशर के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग बात करते हैं डिफरेंस के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन विस्कस एंड द सॉलिड फ्रिक्शन के बारे में। विस्कस फोर्स क्या होता है? विस्कस फोर्स जो होता है लिक्विड सरफेस के एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, और जो विस्कस फोर्स होता है ये प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट के, हम लोग देख चुके हैं। जबकि सॉलिड फ्रिक्शन जो है सरफेस के एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट ऑन रिलेटिव वेलोसिटी। जब भी सॉलिड बॉडी के बीच में फ्रिक्शन होता है तो वो एक दूसरे की वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, जबकि विस्कस फोर्स में ऐसा होता है, ये एरिया के ऊपर भी डिपेंड करता है, वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन। विस्कस फोर्स में जो फ्रिक्शन होता है या विस्कस फोर्स जो होता है ये नॉर्मल रिएक्शंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। अर्थात यहाँ पर कोई लिक्विड सरफेस है हमारे पास यहाँ पर कोई लिक्विड सरफेस है, तो इस डायरेक्शन से अगर हम लोग इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो इन दोनों के बीच के जो विस्कस फोर्स है इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जबकि सॉलिड के केस में क्या होता है, जैसे कि ये एक टेबल है कंसीडर कर लेते हैं और यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है। इस ब्लॉक को जब हम लोग पुश करते हैं और अगर हम लोग इस डायरेक्शन में इसके नॉर्मल में अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसके बीच ज़्यादा फ्रिक्शन होगा। अर्थात यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स जो है रिएक्शंस के प्रोपोर्शनल होता है, किसमें, सॉलिड फ्रिक्शन के केस में, जबकि विस्कस फोर्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो याद रखिएगा सॉलिड फ्रिक्शन जो है प्रोपोर्शनल होता है किसके, नॉर्मल रिएक्शंस के। तो ये रहा सॉलिड फ्रिक्शन और विस्कस फोर्स के बीच में डिफरेंस। आगे बात करते हैं, यहाँ पर जो हम लोग विस्कोसिटी पढ़े इसका यूज़ कहाँ पे होता है, अर्थात एप्लीकेशन ऑफ विस्कोसिटी। फर्स्ट है, इट हेल्प्स अस सेलेक्ट अ सुटेबल ल्यूब्रिकेंट फॉर गिवन मशीन इन डिफरेंट सीजन। तो विस्कोसिटी की वजह से हम लोग डिफरेंट सीज़न में ये सेलेक्ट कर पाते हैं किसी भी मशीन्स के लिए कि उसके लिए सूटेबल लुब्रिकेंट क्या होगा। जैसे कि आप लोग को पता होगा जो इंजन होता है, बहुत बड़े बड़े मशीन होते हैं, उसमें क्या डाला रहता है, लुब्रिकेंट अर्थात ऑयल डाला रहता है। तो उसकी विस्कोसिटी को कैसे सेलेक्ट किया जाता है, तो उसकी विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी के थ्रू ही हम लोग उसको यूज़ कर पाते हैं। सेकेंड है, इट इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन द शेप एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सम ऑर्गेनिक लिक्विड लाइक प्रोटीन, सेल्यूलोज etc। विस्कोसिटी प्रॉपर्टीज़ की वजह से हम लोग किसी भी लिक्विड के
लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके शेप साइज को डिटरमाइन कर पाते हैं, उसके ऑर्गेनिक प्रॉपर्टीज़ जो है या उसके वेट जो है और अदर प्रकार की जो प्रॉपर्टी है उसको हम लोग फाइंड आउट कर पाते हैं, जैसे कि प्रोटीन, सेल्यूलोज। थर्ड बात करते हैं, प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू आर्टरीज एंड वेन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमारे ब्लड में भी विस्कोसिटी पाई जाती है और इसी विस्कोसिटी की वजह से हमारा बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशंस है, हमारे जो बॉडी में जो आर्टराइज पाया जाता है और वेंस पाया जाता है, धमनी, सीरा या जिसको हम लोग नस बोल देते हैं, उसमें जो ब्लड पाई जाते हैं ह्यूमन बॉडी में, उसमें ब्लड का सर्कुलेशंस हो पाता है एक जगह से दूसरी जगह। नेक्स्ट बात करते हैं इन द ऑपरेशन ऑफ कोएटिंग एंड प्रिंटिंग। कोएटिंग एंड प्रिंटिंग में भी विस्कोसिटी का बड़ा योगदान रहता है। हम लोग जब प्रिंटिंग का काम करते हैं या कोएटिंग का काम करते हैं तो हम लोग जिस लिक्विड का या फ्लूइड का इस्तेमाल करते हैं उसकी विस्कोसिटी की वजह से हम लोग उसको यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि आप लोग घर में ही जब दिवाली के टाइम में पेंट पॉलिश करते हैं तो उस समय आप लोग पेंट पॉलिश करते हैं तो क्या करते हैं, पॉलिश जो होता है उसमें एक लिक्विड आता है जिसको डालते हैं। अगर वो लिक्विड नहीं मिलता है तो हम लोग मिट्टी तेल को डाल देते हैं ताकि उसकी विस्कोसिटी जो है क्या हो जाए, कम हो जाए। बात करते हैं इन केमिकल प्रोसेसिंग प्लांट। जो प्लांट में केमिकल प्रोसेस होता है इसमें भी विस्कोसिटी की योगदान होती है। तो ये रहा विस्कोसिटी का कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है और विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है डेली लाइफ में, ये कहाँ पर हम लोग को देखने को मिलता है, ये ऑलरेडी मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। ठीक है, तो आज के लेक्चर में यहीं तक करते हैं। आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टोक्स लॉ के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच टू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।